गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आज इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज बहुत लोग को डाउट रहता है, बहुत सारा छोटा छोटा कीवर्ड है इसमें। ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया आज खत्म कर देंगे। पूरे टैक्स से जितना रिलेटेड कुछ भी जान मैंने है सिलेबस में, कीवर्ड वगैरह जो भी सारा देख लेंगे आज। पीछे का कुछ डाउट है तुम्हारा जीवन? नो सर। रिवाइज करो इकोनॉमिक्स को। रिवाइज करने का एक ही तरीका है कि उसके लिए सेक्शनल टेस्ट इकोनॉमी का लाओ, और उसको सारा टेस्ट को 100 क्वेश्चन है तो उसको हर एक टॉपिक पे होगा 1-2 क्वेश्चन, और सॉल्व करो। और देखो कि तुमको जो नोट्स दिया हूँ मैं या फिर जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका टेस्ट का सॉल्यूशन से वैल्यू ऐड करो, और है तो उसको अच्छे से और एक बार रिवाइज करो और फिर देखो कि क्यों गलत हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट चाहिए उसको। हर चीज इंटरलिंक्ड है। अगर टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ तो इन्फ्लेशन से भी टैक्स लिंक्ड है। इन्फ्लेशन पढ़ा रहा हूँ तो फिर वो बीओपी क्राइसिस से लिंक्ड है। बीओपी पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल सिस्टम से लिंक है। तो सारा चैप्टर एक दूसरे से इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया ये किसी भी कंट्री का बैकबोन है। अगर कोई भी कंट्री अपने आप को मैंने एज ए कंट्री स्टैंड करना चाहता है तो वो विदाउट कलेक्टिंग टैक्स, ठीक ना, सही सही तरीके से विदाउट कलेक्टिंग टैक्स अगर नहीं कर पा रहा है तो कंट्री ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए टैक्स बहुत मैंने बेसिक स्ट्रक्चर टाइप नहीं है कोई भी कंट्री का। कोई कंट्री एज नेशन स्टेट अपने आप को अगर ये चाहता है कंसिडर करे कोई, तो उसको टैक्स सही से कलेक्ट करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट इंडिया में जो मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो 6% पॉपुलेशन ही है जो फाइल कर रहे हैं। ठीक है, जिस उसमें से भी 1.5% जेन्यून है जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। 6% जो है ये लोग इनकम रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम रिटर्न फाइल करते हैं। जो बचे हुए 4-4.5% हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि मेरा इतना इनकम है, और फिर ये भी बता दे रहे हैं कि मेरा इतना खर्च है, और ले दे के जीरो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो जो है इतने कम परसेंट पॉपुलेशन ही सिर्फ टैक्स दे रहा है। तो अभी गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि टैक्स बेस बढ़ाने का। अगर टैक्स बेस बढ़ेगा तब जाके ये जो 1.5% है इसको इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट, तब जाके इंडिया का फिजिकल सिस्टम और स्ट्रांग होगा। जीएसटी कुछ हद तक बहुत ज़्यादा मैंने टैक्स बेस को ये किया है, इम्प्रूव किया है। ठीक है, क्योंकि हमेशा जीएसटी में मैंने ऐसे पेपर में देख ही रहे हैं कि हर हर मैंने बोलता है कि लास्ट ईयर से इस बार इतना अच्छा किया है टैक्स कलेक्शन, अभी तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सिंपल सिंपल कीवर्ड है ये एग्जाम प्रीलिम्स के लिए। सिंपली डेफिनेशन ही पूछ रहा है टैक्सेशन से। डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन मतलब अगर आ रहा है टैक्स पता है, उसका बेसिक चीज पता होना चाहिए कि हाँ ये किस चीज के लिए है। तो बस उस अंडरस्टैंडिंग से इसको उतना समझना है। ठीक है, पहले है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें जब टैक्स लगता है तो जिस पे लगा वही पे कर रहा है। जहाँ पे लगा टैक्स वही वही इंडिविजुअल पे कर रहा है। ठीक है, मैंने ये थर्ड मैंने इसके इसके पास से सेकंड आदमी के पास नहीं जाएगा ये। तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। वैसे ही डायरेक्ट टैक्स लगा कहीं भी हो, वो धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ के वो मैंने लास्ट मैन जो है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। क्योंकि जब इनकम इनकम पे लगता है टैक्स तो सीधा जो तुमको इनकम मिलने वाला रहेगा 60,000, तो बोलते हैं ना कि 60,000 तो ऐसे मिलता है लेकिन कट कुटा के 50,000 मिल रहा है। तो जो कट रहा है एक्स्ट्रा टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स,
तो वो यहाँ से काट रहा है, वो 6,000 कुछ काट लेता होगा कुछ परसेंट टैक्स। ठीक है, तो इनकम वाला तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। वैसे ही और कीवर्ड क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वहां पे लगाते हैं जब मैंने ये लगाते हैं किस लिए, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इनइक्वलिटी को कम किया जाए। ठीक है, और इसको लगाते हैं रिच पे, जैसे जो जिसका इनकम ज्यादा है उस पे लगाया जाएगा टैक्स, और जिसका कम है उसको रियायत दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में बाय डिफॉल्ट एग्रीकल्चर को माने लो इनकम जनरेटेड सेक्टर माना जाता है, तो एग्रीकल्चर को माने ये किया गया है, एग्जाम्प्ट किया गया है टैक्सेशन में। ठीक है, वही कॉर्पोरेट वगैरह को 25% टैक्स पे करना पड़ता है, कॉर्पोरेट कंपनीज को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव टैक्स का। एग्रेसिव मतलब कि गरीब से ज्यादा टैक्स लेगा, पुअर पीपल से ज्यादा टैक्स लेगा, और रिच को बहुत कम देगा, रिच रिच से कम लेगा टैक्स। ठीक है, तो इसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो ये वाला टैक्स तो बहुत रेयरली कोई कंट्री फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ये चीज अगर फॉलो कर रहा है मतलब वो डायरेक्टली इनइक्वलिटी सोसाइटी में ला रहा है, और इनइक्वलिटी अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन ले आएगा कंट्री में। ठीक है, तो ये रिग्रेसिव टैक्स बहुत मैंने ऐसा, अनलेस कोई डिक्टेटर आ गया हो और उसका दिमाग नहीं है तो वो रिग्रेसिव टैक्स लगाएगा, नहीं तो जनरली सारे जो भी जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स ही लगाते हैं। ठीक है, और क्या कुछ होता है स्पेसिफिक टैक्स, एड वैलोरम टैक्स। ये अभी तक बस जान रहे हैं कि मैंने किस तरीके से टैक्स लगता है अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें कि क्या होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब कि जो सिंपली जिस पे लग रहा है वही पे कर रहा है, कोई लास्ट मैन वाला कोई मैंने छुपा हुआ नहीं है जो पे करेगा बाद में, जिस पे लगा वही पे किया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी बताया कि जीएसटी कलेक्शन हो गया है कहीं पे, लास्ट में जो आदमी परचेज कर रहा है सामान, पैकेट बिस्किट, वो पे कर रहा है उस चीज का टैक्स, जीएसटी। ठीक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर किया था उसको इनपुट क्रेडिट मिल गया है, अपना इनपुट क्रेडिट मिल गया है, तो उसको अपना जो टैक्स भरा था वो क्लियर है वो। लेकिन जो आदमी लास्ट में जो खरीदा आदमी सामान, उसको टैक्स पे करना पड़ा इनडायरेक्टली, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वैसे ही स्पेसिफिक स्पेसिफिक टैक्स, एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है टाइप ऑफ टैक्स क्या, इम्पोज ऑन बेसिस ऑफ एनी स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द कमोडिटी लाइक लेंथ, विड्थ, वेट। मतलब कि ये लग ऐसे प्रोडक्ट पे रहा है, जिस मैंने लग ऐसी चीज पे रहा है जिसका लेंथ देख के या विड्थ देख के या वेट देख के या क्वांटिटी देख के या क्वांटिटी देख के, ठीक है, उस पे लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑन सिगरेट, इंडिया में अभी भी सिगरेट का लेंथ पे टैक्स लगता है। ठीक है, अगर लेंथ पे टैक्स लग रहा है उसका कि मैंने छोटा सिगरेट है कि बड़ा सिगरेट है कि कितना कौन सा, तो उस पे टैक्स लग रहा है इंडिया में, लेंथ पे टैक्स लगता है, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक टैक्स, इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द कमोडिटी। स्पेसिफिक फीचर्स, कमोडिटी का स्पेसिफिक फीचर्स पे लग रहा है। फीचर्स कुछ भी हो सकता है उसका, वेट पे, लेंथ पे, या कितना है क्वांटिटी, उस पे भी लग सकता है। एड वैलोरम टैक्स क्या है, imposed on the basis of price of the commodity, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि वो कमोडिटी का प्राइस क्या है उस हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। टैक्स रेट मत मान लेना, जैसे कि मान लो आईफोन है, आईफोन नॉर्मली नॉर्मली आईफोन अगर जो आता है लॉन्च होता है, जैसे आईफोन 16 ही लॉन्च हुआ है कल या परसों, तो उसमें नॉर्मली अगर वो बिना टैक्स का अगर मिलना था होता तो हम लोग को वो मिलता है इंडिया में 67,000 का। लेकिन जो कि 18% टैक्स लगाएगा गवर्नमेंट, ठीक है, 18% टैक्स लगाएगा किस पे, प्राइस पे। ये प्राइस पे टैक्स लग रहा है कि जितना भी इसका प्राइस होगा, अगर ये 67,000 ये आईफोन 16 का है, आईफोन प्रो का आईफोन प्रो का वही 1,30,000 होगा, तो इसका 18%, इसमें 18% टैक्स ऐड किए रहेगा। ठीक है, तो वो चीज हो जाता है कि प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी का प्राइस है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एड वैलोरम टैक्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने टैक्स लगाने का तरीका है। ठीक है, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम हॉल में सिंपली लिख देगा प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है, रिग्रेसिव टैक्स ये होता है। ठीक, और उसी को स्विच कर दिए रहेगा। अब कीवर्ड में तुम कंफ्यूज रहोगे तो फिर उसको गलती करके आ जाओगे। ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स ये होता है कि उसका स्पेसिफिक फीचर्स पे लगता है प्रोडक्ट का, और एड वैलोरम टैक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे लगता है।
और ये रहेगा, तुमको लगेगा कि अरे नहीं, मैं तुम्हें कंफ्यूजन होगा, रिवाइज नहीं किए रहोगे, सोचोगे कि ये इसका है, ये इसका है, गलत करके आ जाओगे, जबकि ये सही है। स्पेसिफिक फीचर्स पे लगता है अगर कमोडिटी का, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक टैक्स। और अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे लग रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एड वैलोरम टैक्स। एग्जाम्पल से रिकॉल करने की कोशिश करना एग्जाम हॉल में, ठीक है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल से शायद याद आ जाए। अब आते हैं टैक्स स्ट्रक्चर। ये चीज मोटा मोटी ऐसे तो टैक्स सीखने बैठूंगा यहाँ पे तो दुनिया भर का ये जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है? इतना जो हमारे जानने के लिए जरूरी है, हमें जानना जरूरी है, उतना टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। टैक्स जो डायरेक्ट, अभी हम पढ़े थे ना सबसे पहले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो गवर्नमेंट इसको कंसिडर करता है कि डायरेक्ट टैक्स किसको कंसिडर किया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स किसको कंसिडर किया जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स में भी सेंटर जो कलेक्ट करेगा और फिर स्टेट जो कलेक्ट करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में फिर सेंटर जो कलेक्ट करेगा और स्टेट जो कलेक्ट करेगा। तो जो सेंटर डायरेक्टली कलेक्ट करता है, इसको तुम ट्रिपल स्टार मार लो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगा रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। जैसे अगर मान लो टीसीएस कंपनी भुवनेश्वर में सेटअप है और ये अपना एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहा है, इनकम दे रहा है, तो इनकम इसका कट किया जा रहा है इसके पास, जो भी एम्प्लॉय होगा उसके पास कट के जा रहा है। उसको जाना चाहिए था 60,000, लेकिन इनकम टैक्स कटने का उसको 50,000 मिल रहा है। तो जो 10,000 है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखेगा, स्टेट वो रखेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो सेंटर कलेक्ट कर रहा है और सेंट्रल उसके बाद डिसाइड करेगा कि देना है कि नहीं, ठीक है? तो इसलिए इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन में आता है, डायरेक्टली कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक? वैसे ही कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वही टीसीएस जो कॉर्पोरेट है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को बोल रहा हूँ, फेमस कंपनी है सॉफ्टवेयर का। तो यही टाटा कंपनी कॉर्पोरेट है, और ये अपना प्रॉफिट जो भी इनकर किया, कुछ भी प्रॉफिट बनाया साल भर में, उस प्रॉफिट का पहले था ऐसा कि 30-35% था पहले, उसको कमा के अभी 25% कर दिया गया है। फिर कुछ कंडीशन है कि अगर रिबेट वगैरह, ये इनकम रिटर्न्स अगर नहीं ये कर रहा है, क्लेम कर रहा है, तो उसको 25% देना पड़ेगा, और इनकम रिटर्न अगर क्लेम कर रहा है तो उसको 34% देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो 34%, 25% वो हमारा बिजनेस नहीं है कि याद रखें कितना परसेंट है, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकता है। कभी गवर्नमेंट उठ के आएगा आजकल में और बोलेगा कि हम कॉर्पोरेट टैक्स चेंज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग को उतना उतना फैक्चुअली नहीं जाना है कितना परसेंट टैक्स है, कौन सा स्लैब है, उसमें कितना परसेंट लग रहा है। वो जब आता है न्यूज, तो वो शेयर मार्केट में और वो सब जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उन लोग के लिए उस समय इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए बस इतना पता है कि इनकम टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है? कैसे है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये एबोलिश हो चुका है, ठीक है? ये एबोलिश हो चुका है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है, और इसको इस बार 2024 में विड्रीव किया गया, मतलब इम्पोज कर रहा था ये ई कॉमर्स कंपनी पे, नॉन रेसिडेंट कंपनी पे। अभी पढ़ेंगे सब, टेंशन मत लो, देखेंगे अभी एक एक करके, ठीक है? तो ये हम लोग अभी नॉर्मली टैक्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि डायरेक्ट में इतना, इनडायरेक्ट में इतना। अब आते हैं कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्यों लगाया गया? वो क्या रहा था कि कंपनी अपना रिटर्न फाइल कर करके, प्रॉफिट तो कंपनी को हो रहा है, लेकिन कंपनी क्या कर रहा है कि वो इतना इनकम रिटर्न फाइल कर दे रहा है अपना रिबेट ले लेके गवर्नमेंट से, कि मेरा ये खर्चा है, मेरा ये खर्चा है, वहां खर्च किया, और हर जगह खर्च दिखाते दिखाते अपना इनकम जो पे करना है कॉर्पोरेट को, वो जीरो कर ले रहा है, मतलब गवर्नमेंट को जीरो टैक्स दे रहा है। तो गवर्नमेंट समझ गया कि अगर ऐसे ही चलने दिया तो फिर रेवेन्यू रिसिप्ट अपना खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि इसको लाया ही गया था ताकि ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज, वैसा नंबर बढ़ते ही जा रहा था जो कंपनी जीरो टैक्स पे कर रहे थे। कैसे जीरो टैक्स पे कर रहे थे?
वो लोग इनकम रिटर्न ऐसा फाइल कर रहे थे कि दिखा दे रहे थे गवर्नमेंट को कि मैं जितना प्रॉफिट किया हूँ, जो भी प्रॉफिट किया हूँ, उसके बाद जो भी खर्च किया हूँ, उसके मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने टैक्स पे करते रहा हूँ, इसलिए मैं अब टैक्स नहीं दूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट मैट इंट्रोड्यूस किया, बोला कि कम से कम कंपनी का जो भी प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट पे जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका 18% या 15% जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा वो आपको देना ही पड़ेगा। मिनिमम मिनिमम उतना देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी रिबेट लगा लीजिए, कितना भी आप रिटर्न में दिखा दीजिए कि आप ये खर्च किए हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली डायरेक्टली टैक्स पे किए हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको मिनिमम कंपनी के प्रॉफिट का इतना पे करना ही पड़ेगा। तो ये है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, याद रखना डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे सब अभी डायरेक्ट ही टैक्स पढ़ रहे हैं, ये जो सीरियली देखेंगे यहाँ तक ये सब डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स पहला। उसके बाद कौन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये भी कंपनी अपने जो भी इम्प्लॉय को मैंने डिविडेंड देता था या शेयर होल्डर को डिविडेंड देता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। इसको हटा दिया गया 2019 के बजट से। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स था। जो चीज था हो गया उसको अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। मिनिमम इंटरनेट टैक्स याद रहना रखना। इक्वलाइजेशन लेवी 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको हम लोग गूगल टैक्स भी बोलते थे। इम्पोज्ड ऑन इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये एडीवीटी लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट है ये, कि किस पे इम्पोज किया जा रहा है, जो भी इनकम जनरेट कर रहा है नॉन रेसिडेंट कंपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कुछ अदर सर्विस प्रोवाइड करके। कौन, नॉन रेसिडेंट, मतलब जैसे कि मान लो गूगल का जो पेरेंट कंपनी है वो यूएसए में परमानेंट है और इंडिया में उसका कोई यही नहीं है। ठीक है, इंडिया में कोई उसका बोल रहा है कि मैं इंडिया का कंपनी नहीं हूँ, मैं यूएसए का हूँ और इंडिया में अपना फिजिकल कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन जो भी एड वगैरह से कमा रहा है वो उसके लिए टैक्स वो बोल रहा है कि मैं यूएस में दूंगा, मैं यहाँ नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि ठीक है, तुम 420 करोगे तो हम भी 420 करना जानते हैं। तो जो भी ऐड डालता था इस पे, ऐड देने के लिए जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल या कोई सर्विस ले रहा है इससे गूगल से, तो उसी पे टैक्स लगाने लगा। ठीक है, गवर्नमेंट उसी पे टैक्स लगाने लगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या, कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहा है गूगल का और गूगल का प्रोडक्ट यूज करके वो सामान अपना बेच रहा है, तो अगर इसी पे लगा देगा गवर्नमेंट और वो जाएगा सामान बेचते अपना गूगल पे, तो गूगल पे भी सामान महंगा हो जाएगा। ठीक है, गूगल पे भी उसका सामान जो लिस्ट होगा, गूगल उसको डायरेक्टली डायरेक्टली गूगल उसको ये करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। तो इसीलिए इस पे ही लगा दे रहा है ये, जो इंडिविजुअल बेच रहा है सामान। ठीक है, तो इस पे लगाया तो ये सामान महंगा किया तो ऑटोमेटिकली गूगल तक भी पहुंच गया ये। गूगल से डायरेक्टली पैसा निकालने का तरीका था ये। तो इसको गाफा टैक्स, फ्रांस इसको गाफा टैक्स की तरह इंट्रोड्यूस किया था। वही गूगल, एप्पल, ठीक है, फेसबुक, अमेजोन, उस नाम से टैक्स इसको लगाया था कि जो जिनका भी मैंने पेरेंट कंपनी यूएस बेस्ड है या फिर कोई फॉरेन कंट्री में और यहाँ पे अपना दिखा रहे हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं और टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली हटाने का कारण ये भी था कि हम लोग अभी ओईसीडी का ओईसीडी का मैंने ग्लोबल मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इंट्रोड्यूस करने मैंने होने वाला है। ठीक है, ग्लोबल मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इस पे अभी बात चल रहा है कि ग्लोबली जो भी ई कॉमर्स कंपनी रहेंगे उनके ऊपर कौन टैक्स लगाएगा और कितना टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो इस चीज पे बात चल रहा है। अब गवर्नमेंट ऐसा जो टैक्स लगा रहा था, गवर्नमेंट को तो दिक्कत हो ही रहा था क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे लगा रहा है, जो इंडियन रेसिडेंट पे लगा रहा है इनडायरेक्टली और चाह रहा है कि गूगल से ये करे, तो अल्टीमेटली तो इंडियन ही प्रोडक्ट का सामान महंगा हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको इस बजट में विड्रू कर लिया, 2024 बजट में विड्रू कर लिया, हटा लिया है। ये चीज याद रखना, ये पूछ लेगा क्योंकि इसी बार का बजट में हटाया है। ठीक है, इसी बार का बजट में हटाया है तो ये पूछ भी सकता है, याद रखना। इक्विलाइजेशन लेवी और इसके साथ एक और हटाया है, विड्रू किया है, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स, ये दोनों टैक्स याद रखना, गवर्नमेंट हटा लिया है, वापस ले लिया है। ठीक है, इक्विलाइजेशन लेवी टैक्स जिसको हम लोग गूगल टैक्स भी बोलते हैं इंडिया में, और एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या है लास्ट में देखेंगे। ये दोनों टैक्स को गवर्नमेंट विड्रू कर लिया, इसी बार के बजट में किया है। तो इसलिए दोनों का मतलब पता होना चाहिए। अगर मतलब नहीं भी पता है तो बेसिक एक आइडिया हो जाए कि हाँ ये किस चीज से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जब एग्जाम में देगा सेंटेंस
तुम पढ़ोगे तो तुमको सेंटेंस से पकड़ लोगे कि हाँ ये इसका मतलब तो यही होगा। मैं कह रहा था कीवर्ड क्या क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि नॉन रेसिडेंट से इम्पोज्ड ऑन इनकम, इम्पोज्ड ऑन इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से कोई अगर कमा रहा है तो अदर सर्विस, जैसे मान लो, एक बार फिर से बता रहा हूँ इसको, कि कोई कोई रा कोई नाम क्या ले कुछ, तो चलो एक्स वाई जेड कोई है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसका, ठीक है, तो वो अपना क्रिएटिविटी से एड बनाता है दूसरे दूसरे कंपनी के लिए, ठीक है, तो गूगल उसको प्लेटफॉर्म क्रिएट दे रहा है वो, तो ये क्या करेगा, जो भी अपना एड एड बनाएगा, ठीक है, तो कंपनी जो बी रहेगा इससे आके ऐड खरीदेगा और गूगल पे शो करेगा, तो ये जो अपना बेचेगा ये, ठीक है, जो अपना ये बेचेगा, गूगल इससे कुछ पैसा लेगा और गूगल इसको प्रोजेक्ट मैंने प्लेटफॉर्म भी दे रहा है। तो ये क्या किया गवर्नमेंट, इसका जो भी क्रिएटिविटी जो भी इसका ऐड रहेगा उस पर गवर्नमेंट लगा दिया टैक्स, उस पर लगा दिया टैक्स, वो ऐड का जो आइडिया था उस पर एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स लगा दिया, इसके इनकम पे जो भी इसको गूगल पैसा देता, थर्ड पार्टी से लेके थर्ड पार्टी से लेके गूगल इसको जो पैसा देता उस पर लगा दिया क्या, इसके इनकम पे टैक्स। तो अब ये जो इतना सामान बेचेगा, बोलेगा मेरे को पहले 1 लाख रुपया महीना हो रहा था, अब मेरे को जो कि गवर्नमेंट 6% यूटिलाइजेशन लेवी लगा दे रहा है, बोल के मेरे को अब कम मिल रहा है, 6,000 कम मिल रहा है मेरे को, ठीक है, मेरे को 6,00,000 कम मिल रहा है। तो अब क्या करेगा गूगल को, तो अल्टीमेटली फिर गूगल देखेगा ये तो मेरे ही लिए काम कर रहा था इनडायरेक्टली, तो गूगल क्या करेगा, अच्छा ठीक है तू उसका टेंशन मत ले, मैं तुझे दे दूंगा। तो गवर्नमेंट का भी पर्पज फुलफिल हो गया, गूगल से भी टैक्स निकाल लिया, और जो इंडियन रेसिडेंट था उसके थ्रू से गूगल से टैक्स निकाला गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये है इक्वलाइजेशन लेवी। अब हट चुका है, अब विड्रू हो चुका है, ठीक है, इम्पोज्ड ऑन इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनी। विड्रू इन 2024 बजट, बजट 2024 में इसको वापस ले लिया गया है, इसके साथ साथ एंजल टैक्स को भी हटाया गया है, बार बार बोलते रहूंगा ताकि याद रह जाए क्लास में। एंजल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी विड्रू हो चुका है। ये कैपिटल गेन टैक्स प्राय न्यूज में रहता है, क्योंकि अभी पिछले 4-5 साल में शेयर मार्केट वगैरह, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा ये हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ये सब में। तो ये कैपिटल गेन कहाँ लगता है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एसेट, कोई एसेट अगर बेच दे रहे हो तो उसके प्रॉफिट पे लगेगा ये टैक्स, ठीक है। तो एसेट क्या होता है, कुछ होता है लिस्टेड एसेट जो शेयर मार्केट में शेयर बोर्ड लिस्ट रहेगा, कुछ होता है अनलिस्टेड शेयर बॉन्ड गोल्ड रियल इस्टेट, तो ये सब भी इस पे भी लगेगा। तो कैपिटल गेन टैक्स, अगर तुम गोल्ड बेचे, आज खरीदे थे 10 साल बाद बेचे, तो उस पर भी तुमको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो भी तुमको प्रॉफिट हुए रहेगा उसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकना। सॉरी, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा छेड़खानी किया है बजट में, उसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे तो हमेशा न्यूज में रहता है कैपिटल गेन टैक्स है क्या। डायरेक्ट टैक्स, अभी तक हम सब डायरेक्ट ही टैक्स पढ़ रहे हैं, तो किस पे मिल रहा है ये, ऑन प्रॉफिट, किसके प्रॉफिट पे, जब हम कोई एसेट बेच रहे हैं, ठीक है, तो अगर एसेट बेच रहे हैं और उस पर भी क्या प्रॉफिट हो रहा है तभी ये टैक्स लगेगा, अगर लॉस हो रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये चीज याद रखना। ऑन प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन एसेट, अगर कोई एसेट बेचा है तो एसेट में कुछ भी हो सकता है, शेयर बॉन्ड, ठीक है, गोल्ड रियल इस्टेट बिल्डिंग वगैरह बना के बेचा है, ठीक है, तो सब में भी अगर बेचा है तो उसमें भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जैसे मान लो कि मैं फ्लैट खरीदा कोई, और आज खरीद के रखे रहा 10 साल तक, और उसके बाद 11वें साल में बेच लिया, तो जो भी उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट क्या करेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है। अर्ली क्या था, इससे पहले क्या था, कि गवर्नमेंट जो चेंजेस किया है वो ये लाइन के लिए चेंजेस किया है, ठीक है। पहले क्या था, कि जैसे मान लो कि मैं ईयर 2001 में कोई फ्लैट खरीदा, और
वो मैं 2010 में बेचा। तो जो इन्फ्लेशन था उस हिसाब से, जो इन्फ्लेशन था, मैं अगर 100 रुपये का खरीदा था, 100 रुपये का खरीदा था, और मैं यहाँ पे आके बेचा हूँ 200 का, और इन्फ्लेशन वो 10 साल में, इन्फ्लेशन 10 साल में अगर कंपेयर किया जाए 2001 से 2010 तक, तो मान लो 10% का था। ठीक है, मैं 100 रुपये का सामान 200 का अभी बना चुका हूँ। अब 100 रुपये मेरा प्रॉफिट है। अब गवर्नमेंट को लगाना है कैपिटल गेन टैक्स। गवर्नमेंट चेक करेगा और देखेगा कि इन्फ्लेशन कितना परसेंट था, तो देखा कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ा है 2001 से 2010 तक में 10% इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो क्या करेगा, वो 100 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है मेरा, उस पर 10% टैक्स, मैंने 10% माइनस कर लेगा, यानी कि 90 रुपये। अब 90 रुपये पे वो कैपिटल गेन टैक्स जो भी अपना सेट किया है वो लगाएगा। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। फिर से बता रहा हूँ, पहले ऐसा होता था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन जो भी हो रहा है, इन्फ्लेशन को माइनस करके गवर्नमेंट जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर सीजीटी लगाता था, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया, जो भी प्रॉफिट हुआ उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स लगाया। अब से क्या बोला है कि नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, मतलब कि जो भी तुम्हारा इन्फ्लेशन, जो भी मान लो इन्फ्लेशन हुए भी रहेगा, मान लो कि तुम प्रॉपर्टी अभी 2011 में खरीदे और अभी 2020 में तुम बेचे, सॉरी 2024 में बेचे। ठीक है, 2024 में बेचे, और 2024 में बजट में ला दिया है, अब ये चीज इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इन्फ्लेशन जब देखा 2011 में कितना था और अभी कितना है, उस मुकाबले से मान लो 20% इन्फ्लेशन था। अब प्राइस इसको प्रॉफिट हुआ है, मान लो 400 का प्रॉफिट हुआ है, 400 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें 20% इन्फ्लेशन जो पहले माइनस करके करना था, अब इसमें माइनस नहीं करेगा, सीधा 400 पे, सीधा 400 पे सीधा लगा देगा, ये 400 पे सीजीटी लगा देगा। ठीक है, तो वही नो इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे था, पहले में था इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये चीज याद रखना, बजट में इस बार लाया गया है। ठीक है, सब सब अभी जितना भी डिस्कस किए सब अभी डायरेक्ट टैक्स के अंडर में ही आ रहा है। बस ये कैपिटल गेन टैक्स बजट में था इस बार, अभी जुलाई में जो आया है उस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये भी ये भी डायरेक्ट टैक्स है। देखो, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी। सॉरी, एक्चुअली कोई आ जा रहा है, तो मैं जानता नहीं हूँ, उनको कुछ डाउट था। तो ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स टैक्स देखे, जो बताया कि डायरेक्ट टैक्स है। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोला, जो कि बोला कि याद मत रखो, बजट में हटा दिया गया है पहले से। इक्वलाइजेशन लेवी बोला, जो कि इस बार विड्रू कर लिया गया है। फिर कैपिटल गेन टैक्स बोला, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसमें इंडेक्स मैंने इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट था, तो इन्फ्लेशन था उसको माइनस करके गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करता था। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन है उसको इंक्लूड करके ही प्रॉफिट पे इम्पोज कर दे रहा है सीजीटी। तो इसके लिए थोड़ा सा न्यूज में 2-4 दिन रहा था ये। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स बस इतना है। कैपिटल गेन टैक्स से कितना परसेंट लगा रहा है, क्या लगा रहा है, उतना फैक्चुअल वो चेंज होने वाला चीज है। वो आज याद करोगे कल चेंज हो जाएगा, और उतना फैक्चुअल मैंने जाना भी नहीं है। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन सिमिलर है कि इसी टाइप का कैपिटल गेन टैक्स का भी। ये शेयर एंड बॉन्ड जैसे लिस्टेड पे, अनलिस्टेड पे शेयर बॉन्ड पे लग रहा है,
यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या है कि गोल्ड एंड रियल एस्टेट पे भी लग रहा है कैपिटल गेन टैक्स, जो भी कैपिटल, ये क्या कर रहा है, डिवाइड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सब सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में वही आया, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर। डिवेंचर, किसी को डिवेंचर पता है, याद है, कैपिटल मार्केट में पढ़े थे डिवेंचर। अच्छा बताओ, डिवेंचर डेब्ट था या इक्विटी था? सर शायद डेप्थ था। डेब्ट था। अच्छा, डिवेंचर का एग्जांपल कोई याद है जो बहुत फेमस एग्जांपल दिया था, जहाँ पे कंपनी। सर ऐसा क्या है, वहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था सर डिवेंचर पे। डिवेंचर में दो तरीके का चैनल था, जहाँ पे एनडीटीवी वाला बताया था कि आप अपना जो डेब्ट है उसको डेब्ट रहने दे सकते हैं और एक में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डेब्ट रहने देंगे उसमें आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलेगा और इक्विटी वाले में थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इक्विटी वाला जो अदानी था, पैसा दिया था 2010 में एनडीटीवी को, अदानी कंपनी, अदानी ग्रुप, एनडीटीवी को, और रखा था कन्वर्टेबल डिवेंचर रखा था, मैंने कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी में। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल होता है, तो अगर नॉन कन्वर्टेबल है मतलब डेब्ट में ही रहेगा, उसको बाद में कर चुका देगा। और कन्वर्टेबल में क्या होता है कि जो डेब्ट रहेगा उसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगा। तो अदानी क्या किया 2020-21 में कि वो बोला कि मैं अपना जो पैसा दिया था उसको मैं अपना इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2000 अदानी एनडीटीवी वाला जो एग्जांपल दिया था उससे बोला था डिवेंचर याद रखना। ठीक है, तो वही सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ये यहाँ पे क्या लग रहा था, प्रॉफिट पे लग रहा था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे लग रहा है। परचेज डिवाइड एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ सेल, जब परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, खरीद या बेच, यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। वहां पे क्या था कि मैंने कंपलसरीली प्रॉफिट होना जरूरी है तभी जाके सीजीटी लगेगा। अगर कोई प्रॉफिट बना ही नहीं रहा है तो लगाएगा किस पे? तो कैपिटल गेन टैक्स कंपलसरीली प्रॉफिट पे लग रहा था, और यहाँ पे ये सिर्फ ट्रांजेक्शन पे लग रहा है कि मैंने तुम ट्रांजेक्शन दिखा दिए कि हाँ इस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा गया है शेयर मैंने ये सिक्योरिटी मार्केट में, तो उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा, दोनों को, जो परचेज किया है वो भी और जो सेल किया है वो भी। तो यहाँ पे रिमार्केबल वही पॉइंट है कि परचेजर एंड सेलर बोथ पे टैक्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द ट्रांजेक्शन। कि मैंने कोई अचानक से शेयर मार्केट में धड़ाक धड़ाक पैसा ला के निकाल ले रहा है हड़बड़ी में, जल्दी में, ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए कि मैंने कम करने के लिए कि तुम पैसा ला रहे हो, ऐसा नहीं कि मैंने ये वोलेटाइल मनी टाइप में नहीं कि तुम अपना मर्जी से जब भी खींच लिए जब भी लगा लिए, अगर निकाल बाहर कर रहे हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसका पर्पज ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द ट्रांजेक्शन, टैक्स पेड रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वही बोला कि प्रॉफिट है या लॉस है उससे मतलब नहीं है, इसको ये लगाएगा अगर सेल या परचेज हो रहा है सिक्योरिटी मार्केट में तो। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ये दोनों टैक्स थोड़ा सा मैंने ये में यूज होता है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिवली यूज हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, गोल्ड और रियल एस्टेट वाला टाइप भी जुड़ा हुआ है कैपिटल गेन में, और यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट का ही ट्रांजेक्शन को इंक्लूड कर रहा है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब भी है, तो उतना वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा वो। ठीक है, हम लोग को बेसिक जानना है कि कैपिटल गेन टैक्स क्या है, सिक्योरिटी गेन टैक्स क्या है, किस पे लग रहा है, ठीक है, कैसे लग रहा है, तो और प्रॉफिट पे लग रहा है, कौन से प्रॉफिट पे, जब हम कोई एसेट बेच रहे हैं। एसेट किसको बोलते हैं, लिस्टेड एसेट होता है, अनलिस्टेड एसेट होता है, उसमें शेयर बॉन्ड होता है, एक अनलिस्टेड में भी शेयर बॉन्ड होता है, लेकिन गोल्ड और रियल स्टॉक भी होते हैं, रियल इस्टेट भी होते हैं। रियल इस्टेट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, रेंट वगैरह पे देने वाला। ठीक है, फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन बता दिया। ठीक है, अब देखो, अभी तक डायरेक्ट सारा पढ़ रहे थे, सारा डायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट में एक स्टेट के पास क्या है, लैंड रेवेन्यू, कि जो जैसे तुम्हारा लैंड है तो टाइम टू टाइम लैंड टैक्स लेते रहेगा गवर्नमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स वैसे ही घर का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल जाके तुम, अगर तुमको पता होगा तो पूछना अपने पेरेंट्स से कि जो भी प्रॉपर्टी अगर लिए हो उसका पर्चा कटते रहता है, हर 3 महीने 6 महीने में जाके कटवाते रहना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स कौन लेता है, स्टेट लेता है। ठीक है, वैसे लैंड रेवेन्यू टैक्स स्टेट लेता है, ये डायरेक्ट टैक्स में आ गया। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में ये दो और ये एक, ये तीनों मिलकर जीएसटी बनेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। कस्टम ड्यूटी हम डिटेल में देख लेंगे, स्टाम्प ड्यूटी का डेफिनेशन देख लेंगे कि किस कैसे क्या है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग
CGST IGST देखेंगे डिटेल में, और कस्टम ड्यूटी देखेंगे थोड़ा क्या है। कस्टम ड्यूटी में इनडायरेक्ट टैक्स से याद रखना। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है तो वहां पे लगता है, ठीक है। कोई भी जहाँ से इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है उस पे लगता है। इम्पोज ऑन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेनली एट द स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। एक होता है और एंटी डंपिंग ड्यूटी, जहाँ पे ये बता चुका हूँ एक बार पिछले क्लास में कि जहाँ पे बताया था कि चाइना एक बार क्या किया था 2016 में, कि स्टील डंप किए जा रहा था। अपना मार्केट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी कम है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ही बताया कि इतना कम दाम में कैसे कोई स्टील गिरा सकता है। पता चला कि वहां पे उसके पास मार्केट ही नहीं था बेचने के लिए, तो उसको मजबूरन उसको रखे रखे रस्ट हो रहा था या कॉस्टिंग बढ़ते जा रहा था उसका। तो क्या किया था, डंप कर रहा था चाइना। तो ठीक है, उसको उस समय इंडिया एंटी डंपिंग टैक्स लगाया था स्टील पे। ठीक है, एंटी डंपिंग जैसे सामान आ रहा है पोर्ट पे स्टील, तो उस पर वहीं पे कस्टम ड्यूटी के जगह पे कैटेगरी में ये एंटी डंपिंग टैक्स लगा दे रहा है गवर्नमेंट, ये बोल के कि आप लोग मार्केट अपना मैंने मार्केट कैप्चर करने के लिए डेलिबरेटली आप लोग ये चीज कर रहे हैं चाइना पे। तो चाइना इसको WTO में भी लेके नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि WTO में अलाउ है एंटी डंपिंग लगाना। जो पढ़ा रहा था प्रिंसिपल वहां पे बताया था हमें, ठीक है। फिर काउंटर वेलिंग क्या कि काउंटर वेलिंग टू काउंटर द प्राइस एडवांटेज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। कोई जैसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का प्राइस कुछ ज्यादा ही गवर्नमेंट उसका यूएसए गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही सब्सिडी वगैरह दे के बैठा हुआ है, ठीक है, सब्सिडी वगैरह दे दिया है। उससे क्या हो रहा है कि जो भी इम्पोर्ट होके आने वाला है सामान, वो बहुत ज्यादा मार्केट में मैंने इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को खत्म कर देगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि ऐसा कुछ यूएसए किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पता चला और प्रूफ भी मिल गया कि हाँ कुछ ऐसा यूएसए कर रहा है जिससे इंडियन मार्केट को खत्म करने का सोच रहा है, और बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दिया है बोल के उसका प्राइस कॉम्पिटेटिव हो गया है। और सब आदमी यूएसए का ही प्रोडक्ट खरीदेगा, इंडियन प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है खत्म हो जाएगा। तो टू काउंटर द प्राइस एडवांटेज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, उसके लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली है, इसको भी इनडायरेक्ट टैक्स में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो इस पर अगर लग गया ड्यूटी तो होगा क्या कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट जो जाएगा नीचे मार्केट में तो उस समय महंगा मिलेगा। जो भी आदमी खरीदने जाएगा इनडायरेक्टली, ये जो सिटीजन है तो उसको महंगा खरीदेगा वो, तो इनडायरेक्टली इसको टैक्स पे करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको इनडायरेक्ट टैक्स में रखा है, जो इनडायरेक्टली जनता पे करेगा, ठीक है। इसका एक तो अभी लाइव अगर जैसे रिसेंट एग्जांपल बताना चाहूंगा अगर IR के पर्सपेक्टिव से, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स सुने हो? हाँ सर, कार्बन वो यूरोपियन यूनियन लाया है सर वो। क्या किस लिए लाया है बताओ। सर जो भी कंपनी होगा, जो हाँ भी चीजें प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करते होंगे और उसके प्रोडक्शन पे अगर कुछ कार्बन वो एमिट करता होगा ना सर, तो हाँ उन प्रोडक्ट पे सर वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगवाएंगे। हाँ। तो ये यू किया क्या है, यू अपना टारगेट रखा है कि मेरे को नेट जीरो होना है, ठीक है, नेट जीरो होना है बाय 2047। तो उसके चक्कर में अपना सारे प्लांट या फिर जो भी अपना ये को इंडस्ट्री को बोल दिया है कि तुम मैंने ग्रीन ग्रीन रास्ता चूज करो। तो उसके लिए क्या हो रहा है, लोग जो भी चूज कर रहा है ग्रीन रास्ता, तो ये लोग का प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है। प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है। अब जो भी कंपनी, जो भी इंडिया, अफ्रीका, चाइना, ये लोग क्या हो रहा है, ये लोग उतना कॉन्शियस नहीं है। ये लोग का टारगेट भी 2070 है, इंडिया का 2070 है, चाइना का 2050 है नेट जीरो होना, मैंने जो कार्बन न्यूट्रलिटी नेट जीरो। तो ये लोग का प्रोडक्ट EU में महंगा हो जा रहा है खुद से जो लोग प्रोड्यूस करेगा। तो EU क्या देखा कि ये लोग का जो इंडियन प्रोडक्ट या फिर जो सीमेंट फर्टिलाइजर वगैरह जो भी बनेगा, तो वो तो कार्बन मनी ये है ना इंटेंसिव है। तो यहाँ से जो लोग बन के जो बेचेगा और जो इंडिया यहाँ से बन के भेजेगा, तो दोनों का प्राइस में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। तो इस प्राइस एडवांटेज को काटने के लिए EU क्या किया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाया। इंडिया इसके लिए WTO में अभी पर्चा डाल चुका है। लेकिन WTO का जो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अभी थोड़ा ये हो चुका है, यूएसए की वजह से ब्लॉक है, तो कुछ अभी हो नहीं चल रहा है। लेकिन इंडिया इसके लिए इसका हिपोक्रेसी, यू का हिपोक्रेसी पे ये किया है, डाल चुका है WTO में कि ये क्या बकवास है कि तुमको अगर मैंने ये होना है 47, तुम जिंदगी भर तुम अपना पॉल्यूशन फैलाए हो, नेट न्यूट्रलिटी का अभी कसम खाए हो तुम 247 तक, और तुम जो सामान बना रहे हो तुम्हारा जिम्मेदारी है ना, तुम तो डेवलप्ड हो चुके हो। अब हमारे यहाँ तुम सामान बेच के चले गए, अब हमको जब बेचने का वही WTO का चैनल के थ्रू से हम आ रहे हैं बेचने, तो तुम कह रहे हो कि हमको मैंने ये टैक्स लगा देंगे अपना मन से, तो ऐसे थोड़ी होगा।
तो इसके लिए WTO में बात उठेगा, सारे डेवलपिंग कंट्रीज रेज करने कंसर्न, ठीक है, ये टैक्स को लेके, ठीक है। यू शायद अप्रैल से इम्प्लीमेंट करने वाला था, ठीक है, ये ऐसी 2024 अप्रैल से। तो उसके लिए मैंने बहुत लोग आवाज उठाए हैं। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स न्यूज में था, इसलिए पता रखना कि EU का है, ठीक है, इसलिए था वो भी पता रखना। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स EU लगाया है ताकि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर दे। जो भी कंट्री अपना कार्बन, जैसे सीमेंट इंडिया में बना और सीमेंट EU में बना, तो यहाँ पे ये लोग क्या है कि मैंने चैनल जो ये लोग का प्रोडक्शन है वो थोड़ा मैंने नेट जो कार्बन रहेगा उसको रिड्यूस करने के चक्कर में ये लोग अपना प्रोडक्ट सीमेंट का दाम ये लोग का हाई हो जाएगा। सीमेंट जो ये लोग बनाया उसका प्राइस नॉर्मली हाई हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग अभी ग्रीन ग्रीन का बात कर रहा है ये, कि अब हम लोग थोड़ा नेट न्यूट्रल चलेंगे, नेट न्यूट्रलिटी की तरफ चलेंगे, कार्बन फ्री होने चाहते हैं। ये लोग अपना सामान महंगा कर लिया। अब अपना तो महंगा कर लिया, अब दूसरे जो बेचने जा रहा है तो उसको भी बोल रहा है कि नहीं, तुमको अगर बेचोगे तुमको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि टैक्स कितना लगा रहा है उतना ही, जितना में लोग का प्राइस दोनों का सेम हो जाए, ठीक है। EU का प्राइस, जो EU का सामान का प्राइस और जो बाहर से कंट्री लेके आ रहा है सामान उसका प्राइस सेम हो जाए, उतना टैक्स लगा रहा है। तो इसके लिए इंडिया आवाज उठाया है, चाइना भी आवाज उठाया है। याद रखना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स EU का है। अब आते हैं सेस, ठीक है। अभी तक देखो, डायरेक्ट पढ़े, इनडायरेक्ट पढ़े, ठीक। स्टाम्प ड्यूटी देख लेंगे, अभी छोटा सा एक डेफिनेशन है और कुछ नहीं। कस्टम ड्यूटी देख लिए, GST वगैरह डिटेल में देखेंगे। दो चार तो छोटा मोटा डेफिनेशन है। सरचार्ज, सरचार्ज किस पे लगता है? ये टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं कि मैंने टैक्स लगा है उसके ऊपर भी, उसके बाद भी और एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, विच इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम अबव सर्टन लेवल इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कम करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल, उसका 1 करोड़ से ऊपर का इनकम है, उसको जैसे नॉर्मली जो देता 10-10%, तो इसको बोलेगा कि तुम अपना तो 10% दोगे ही, अब प्लस और तुम अपना इनकम का और 10% दोगे टैक्स, तो इसको सरचार्ज बोलेंगे। कि नॉर्मली जो लोग सब दे रहा था 10%, तुमको 10% प्लस और 10% तुम्हारा इनकम का, तो ये सरचार्ज हो गया। एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पैसा जो रहता है ये सेंट्रली गवर्नमेंट लगा पाएगा सरचार्ज, ठीक है। वैसे ही सेस भी, और ये पैसा जाता कहाँ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, लिख लो, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ। सेस भी वैसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। स्टेट के साथ शेयर करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। स्टेट के साथ शेयर करेगा बोल के ऐसा स्टेट मैंने इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सेंटर के पास, तो इसलिए क्रिटिसाइज करता है स्टेट। सरचार्ज अगर बढ़ाता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेस, तो स्टेट गवर्नमेंट लोग रोने लगता है, बोलता है कि ये चीज बेकार कर रहे हो तुम, ठीक है, पैसा तो दोगे नहीं हम लोग को, ठीक है, झूठ मूठ का बढ़ाया जा रहे हो ये सब चीज इनडायरेक्टली। तो सरचार्ज टैक्स बता दिया कि टैक्स ऑन टैक्स बोला जाता है इसको, कि जितना टैक्स लग चुका है नॉर्मली उस मैंने रेंज में, जैसे मान लो कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में मैंने बोल दिया है गवर्नमेंट 15% लूंगा टैक्स, ठीक है, 15% लूंगा। या फिर 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ से 1.5 लाख 1.5 करोड़ के बीच में मेरा 20% रहेगा। तो गवर्नमेंट देखा है, स्लैब बनाया था, फिर देखा कि ये इनइक्वलिटी बढ़ेगा बोल के और 5% या 10% बढ़ा के लेगा टैक्स, बोलेगा कि नहीं तुम 20% दो प्लस और 10% दो, उसी का जो तुम्हारा टैक्स होने के बाद जो बच रहा है पैसा तुम्हारा, उस पर और 10% दे देना, ठीक है। ये 20% कटने के बाद, जैसे मान लो 1 करोड़ का 20% हो गया तुम्हारा 20 लाख, ठीक है, तो 80 लाख उसके पास बचा। अब 80 लाख पे और 10% लगा देगा गवर्नमेंट, तो ये सरचार्ज हुआ। अब सेस क्या हुआ? सेस होता है टेम्पररी टैक्स, याद रखना कीवर्ड, टेम्पररी टैक्स है विच इज इम्पोज्ड ऑन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और ये लगाया जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए। सेस ऑल्सो नॉट शेयर बाय स्टेट, मैं बोला कि ये स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता, सरचार्ज भी शेयर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत सेस लगाया जा रहा था सफाई के नाम पे, ठीक है, मैं पे किया हूँ, मुझे याद है, मैं अपना वॉच का बैटरी चेंज किया था, तो उसमें जब बिल दिया था मुझे, तो उसमें नीचे में था स्वच्छ भारत सेस, मुझे याद है कि स्वच्छ भारत सेस लगा रहा था, और ये जब फुलफिल हो जाता है तो इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही एजुकेशन टैक्स, मैंने जब सर्व शिक्षा अभियान आया था तो फिर एजुकेशन पे खर्च करना है बोल के, तो वैसे वो भी लगा देता है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान सेस, ठीक है। कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट लगा सकता है और फिर हटा भी सकता है।
जीएसटी का कॉम्पनसेशन कर रहा था, तो उसके लिए भी, कॉम्पनसेट करने के लिए भी सेस लगा रहा था गवर्नमेंट प्रोडक्ट पे, और लिख भी रहा था वहाँ पे कि जीएसटी सेस, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लिख भी रहा था बिल में। अगर तुम ठीक से देखोगे तो वहाँ पे सेस मेंशन करता है गवर्नमेंट, क्योंकि वो ये पैसा सारा कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, स्टेट कैन लिवाई सेस, और एक्सेप्शनल केस में, एक्सेप्शनल केस में स्टेट लगा सकता है। ये जनरल रूल नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलता है ना कि कैन स्टेट इम्पोज सेस, तो नहीं मारना। ठीक है, रेयर केस में स्टेट लगाता है, ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद ही स्टेट सेस लगा सकता है, रेयर केस में वो भी। तो एक बार केरला गवर्नमेंट लगाया था, जब फ्लड आया था 2019 में, तब लगाया था केरला फ्लड सेस। ठीक है, तो ये रूल नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट इम्पोज कर सकता है क्या सेस, तो नहीं मारना, कह रहा हूं नहीं मारना। ठीक है, टेम्पररी टैक्स है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया जाता है सेस। अब ये दो, इतना कीवर्ड हैवी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करना 2 से 3 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स देख लिए, इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ चीज डिस्कस कर लिए, कस्टम ड्यूटी देख लिए हैं पूरा। ठीक है, और अभी देखेंगे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? ऐसे तो एक्साइज ड्यूटी इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीज छोड़ा गया है, जो जिसकी वजह से इसको सेपरेटली अभी भी रखा गया है इनडायरेक्ट टैक्स में। पेड बाय मैन्युफैक्चरर बिफोर गुड, जो गुड्स है, जो गुड्स है, मैंने गुड्स का बनने, मैंने फैक्ट्री से बाहर जाने से पहले मैन्युफैक्चरर इसको पे कर देता है, किसको? गवर्नमेंट को। एक सेकंड मेरी, सॉरी। सॉरी सॉरी, आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी सब्ज्यूम हो गया है, लेकिन कुछ छोटा सा थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पशन की वजह से एक्साइज ड्यूटी लगता किस पे है, वो पहले वो आइडिया आइडिया दे लो। पेड बाय मैन्युफैक्चरर बिफोर गुड्स गो आउट ऑफ फैक्ट्री, मैंने फैक्ट्री से बाहर जाने से पहले गुड्स पे लग जाता है ये एक्साइज ड्यूटी। इनडायरेक्ट किस लिए हुआ कि अगर मैन्युफैक्चरर पे लग गया है तो टैक्स नीचे परकोलेट करेगा। ठीक है, ट्रिकल डाउन करेगा, तो ट्रिकल डाउन करेगा तो जनता को फिर आखिरी में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही एक्साइज ड्यूटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इम्पोज्ड बाय सेंटर एक्सेप्ट एक्साइज ऑन अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स। यही इसी की वजह से इसको मैं सेपरेट किया हूँ अभी भी, कि ये स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है। मैंने ऐसे तो नॉर्मली एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, लेकिन अल्कोहल के केस में, अल्कोहल के केस में अभी भी स्टेट, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के पास है ये एक्साइज ड्यूटी वाला पावर। ठीक है, ये पढ़े अब जीएसटी देखेंगे। जीएसटी अमेंडमेंट बोला हूँ, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, भूलने वाला चीज नहीं है। ठीक है, सब्ज्यूम हो गया है इसमें से, ये दोनों सब्ज्यूम हो चुका है। एक एक नाम जरूरी नहीं है याद हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी वैसे ही कुछ 7-8 होगा, और इसमें भी कुछ 7-8 होगा, 16 नाम होगा जो सब्ज्यूम किया है। ठीक है, तुमको याद रहता है, ठीक है, नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायरेक्टली अगर मोटा मोटी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर से देखते आ रहे हो, अगर उसमें से कुछ डाल देगा और बोलेगा कि ये जीएसटी में इंक्लूड हो गया है क्या, कोई डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे लिख देगा और बोलेगा ये जीएसटी में इंक्लूड हो गया है क्या, तब थोड़ा अलर्ट हो जाना, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स नहीं है जीएसटी, जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सब टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये सब सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस ऑन गुड्स एंड सर्विस। फिर फिर इधर से लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब सब्ज्यूम कर दिया है किसमें, जीएसटी में। ठीक है,
जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया है, और ये उतना तुमको हेडेक नहीं लेना है, इतना याद भी नहीं रख पाओगे, और याद भी मत रखो। बस खाली आइडिया रखो कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का सब्ज्यूम हुआ है इसमें, जीएसटी में। मेन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ये जब मैंने हर साल हर महीना कुछ ना कुछ कारण से जीएसटी न्यूज में रहेगा ही, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, इसका फीचर्स अच्छे से समझना, तब जाके तुम कभी भी जीएसटी से मैंने घबराओगे नहीं जीएसटी का न्यूज देख के। दो तरीके से लगेगा, एक स्टेट के विद इन में अगर गुड्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंट्रा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर एक ही मैंने एक ही स्टेट के अंदर में सामान अगर ट्रांसफर हुआ, जैसे मान लो उड़ीसा में ही पुरी से संबलपुर गया, ठीक है, पुरी से संबलपुर गया, तो वो इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट लगा, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 10% रख लेगा, एसजीएसटी, हालांकि ये कोई स्लैब नहीं है, मैं बस कन्वीनियंस के लिए 20% लिया हूँ। ऐसे ऐसे है स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% का, ठीक है। तो अगर अगर मान लो 18% है, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट रखेगा, ठीक है, अगर उड़ीसा में के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है तो, ठीक। और एक होता है अक्रॉस द स्टेट, इंटर स्टेट, मतलब कि दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उड़ीसा से अब सामान गुजरात जा रहा है, ठीक है, तो दो स्टेट हो गया, तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, आईजीएसटी लगेगा। कलेक्शन कहाँ होगा आईजीएसटी, ये वाला याद रखने वाला चीज है। गुजरात में सामान बना, कार बना, उड़ीसा में आया, ठीक है, उड़ीसा में आया, तो जो आदमी उड़ीसा में खरीदेगा वो पे करेगा आईजीएसटी, ठीक है, वो आदमी पे करेगा आईजीएसटी। ये चीज याद रखना। इसको इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं, कि जहां पे सामान बिका, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। तो बता दिया कि विद इन स्टेट सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अक्रॉस द अगर दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो वहां पे आईजीएसटी। ये तीनों को सेपरेटली ट्रीट, मैंने ये दोनों को एक साथ ट्रीट करो विद इन स्टेट में, और इसको सेपरेटली ट्रीट करो, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसी कंफ्यूजन पे क्वेश्चन पूछा है। डुअल टैक्स फीचर्स में क्या आता है कि इसको डुअल टैक्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज, ठीक है, डुअल टैक्स बोला जाता है। जीएसटी इज ए डुअल टैक्स, तो हाँ मारना, जीएसटी इज ए डुअल टैक्स, तो हाँ मारना, क्योंकि उसका फीचर्स में लिखा हुआ है डायरेक्टली, इट इज ए डुअल टैक्स imposed by both central government and state government. IGST imposed by center and share between center and consuming state. जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है उसके बीच में शेयर होता है आईजीएसटी। यहाँ वाला बताया था ना अभी, कि जैसे मान लो गुजरात में सामान कार खरीद के आया और यहाँ पे आके उड़ीसा में बिका, तो जो उड़ीसा का आदमी जो पे किया टैक्स, ठीक है, तो आईजीएसटी कौन कलेक्ट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट किया, कलेक्ट करके ये पैसा इसको देगा, ठीक है, अपने पास कुछ रख लेगा और कुछ पैसा इसको देगा, तो ये होता है आईजीएसटी, इम्पोज्ड बाय सेंटर, शेयर बिटवीन सेंटर एंड कंज्यूमिंग स्टेट। याद रखना, ये सब फीचर्स है जो याद रखने का है कि नहीं, मैं बोलूंगा कि एकदम याद रखने का जरूरत है, चाहे 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, लेकिन याद रखना है तुमको, जैसे भी याद रखना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बोथ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ए कीवर्ड क्या है? आईटीसी, जैसे कोई सामान बनाया, कोई सामान बनाया, वो सामान बनाते समय जो रॉ मटेरियल लाया था, रॉ मटेरियल पे टैक्स दिया, ठीक, सामान बनाया, उसका फिर सामान बन के बीच में गया बिचौलिया के पास, फिर वो कुछ इसमें ऐड किया, वैल्यू ऐड किया, और वो भी जो वैल्यू ऐड किया अपना सामान बना, रॉ मटेरियल जो लगाया वैल्यू ऐड करने में, वहां पे भी वो रॉ मटेरियल खरीदते समय यहाँ पे भी टैक्स दिया, और वो टैक्स जो भरा वो यहाँ इसमें प्रोडक्ट में भी लगा दिया वो, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो सामान बना के फिर जब भेजा आगे, तो फिर और कुछ वैल्यू ऐड हुआ, मान लो कोई सप्लाई चेन में और कुछ वैल्यू ऐड हुआ, तो हर जगह पे कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वहाँ पे, जिसपे ऑलरेडी टैक्स, मैंने टैक्स देना पड़ रहा है इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, रॉ मटेरियल पे। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि अब से ऐसा क्या होगा कि जो तुम सामान बना रहे हो और उस पर जो तुम रॉ मटेरियल जब खरीद रहे हो और जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें लगाने का, तुमको वो इनपुट जो होगा
टैक्स क्रेडिट जो तुम पे किए हो एज ए टैक्स, वो तुमको बाद में एज ए तुम अप्लाई करोगे कि तुम जो सामान बना के बेचे थे जीएसटी के थ्रू से अगर अप्लाई करोगे, तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मिल जाएगा। क्योंकि तुमको एक ही चीज का दो दो बार तीन तीन बार टैक्स तुम क्यों भरोगे उस, ठीक है। तो तुमको उसका सामान, इससे क्या होगा कि सामान को जो तुम आगे भेज रहे हो कम ही दाम में भेजो, क्योंकि तुमको उसका जो क्रेडिट है मिल जाएगा। जो तुमको टैक्स जो तुम आगे बढ़ा के भेज रहे हो, कैस्केडिंग करा रहे हो, वो मत करो। तुमको जो सामान तुम अपना जो बनाए हो प्रोडक्ट वो जोड़ो, और जो जो टैक्स मैं लगा रहा हूँ एक बार वो रहेगा, जहाँ पे भी बिकेगा वो लास्ट में बिकेगा, वो लास्ट में टैक्स लगेगा। बाकी तुम जो सामान बनाए और जो तुम रॉ मटेरियल यूज किए उस पर जो टैक्स था, फिर बाद में फिर आगे चल के गया, फिर उस पर फिर से और कुछ सामान लगाया उस पर टैक्स लगा, तो मल्टीपल टैक्स लगते जा रहा है हर एक स्टेजेस पे। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि तुमको इस चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तुम वो चीज मत करो, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट तुमको मिल जाएगा, तुम एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ते जोड़ते आगे मत भेजो, एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाते बढ़ाते आगे मत भेजो, तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ अल्टीमेटली कि पब्लिक को भी कम दाम में सामान मिला, लास्ट में कम दाम में सामान मिला, और कैस्केडिंग इफेक्ट जो मैंने मल्टीपल एक ही बार मैंने मल्टीपल टैक्स ऐड होते जा रहा है, वो भी चीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू से उसको हटाया गवर्नमेंट की। तो जो मैन्युफैक्चरर था, जिस जिस स्टेज पे मैन्युफैक्चरर था, उसको वहां पे इनपुट क्रेडिट टैक्स मिल जा रहा है, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चरर या फिर कोई अगर सर्विस प्रोवाइडर भी है तो उसको भी, जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी बना के भेज रहा है तो उसको जो भी खर्च हो रहा है टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी से अगर मान लो कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह खर्च जो भी हुआ, अब इसमें जो कुछ भी टैक्स ये करेगा वो पे करेगा एक्स्ट्रा, तो उसका उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट याद रखना जीएसटी से रिलेटेड है। किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को। क्यों मिलता है? क्योंकि ताकि डबल टैक्स नहीं लगे उस पर, प्रोडक्ट पे मैंने टैक्सेशन का मैंने कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, इसलिए दिया जाता है ये मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। अभी तक 3 फीचर्स देखे, इंपॉर्टेंट फीचर्स है तीनों। चौथा फीचर है कंपोजिट टैक्स। कंपोजिट टैक्स कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंपोजिट टैक्स क्या है? कंपोजिट टैक्स गवर्नमेंट एक स्कीम लाया कि तुमको अगर जीएसटी का पचड़ा में नहीं पड़ना है, ठीक है, सिंपल रखना है तुमको, और एक अकाउंट को मैंने ऐसा बताना इतना इनकम हो रहा है, इतना ये हो रहा है। गवर्नमेंट बोला कि जिस किसी का भी टर्नओवर 1.5 सीआर के अंदर है, ठीक है, उसको पहले था 50 लाख, पहले 50 लाख का दिया था जब जीएसटी आया था 2017 में। अभी आज के डेट में 1.5 सीआर है टर्नओवर का, कैपेसिटी अभी 1.5 सीआर है। ये चेंज होते रहेगा ये, ठीक है। तो जिस किसी का भी 1.5 सीआर से कम का टर्नओवर है तो उसको कंपोजिट टैक्स चूज कर सकता है वो। इसमें क्या होगा कि उसको फिक्स कुछ अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ उसका अपना टर्नओवर का देना पड़ेगा, ठीक है। पे परसेंट ऑफ टर्नओवर, जो भी टर्नओवर है उसका, अगर 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो उसको उसका कुछ परसेंट ऑफ देना पड़ेगा। टर्नओवर पे है ये, प्रॉफिट पे नहीं है। अगर प्रॉफिट पे देके फंसाने का कोशिश करेगा तो फंसना मत, ठीक है। कंपोजिट टैक्स में क्या बोला, सिंप्लीफाई किया ये जनता के लिए। किसके लिए? ट्रेडर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, रेस्टोरेंट ओनर के लिए। तो ट्रेडर 1% बोला कि तुम अपना जो भी तुम्हारा टर्नओवर होगा उसका 1% चुपचाप पे कर देना, ठीक। मैन्युफैक्चरर को बोला कि तुम्हारा अगर 1.5 सीआर से कम है टर्नओवर और तुम चाहते हो जीएसटी पे करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम कंपोजिट टैक्स भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर अगर इंटरेस्टेड है कंपोजिट टैक्स चुनने का तो अपना कंपोजिट टैक्स मैन्युफैक्चरर चूज कर लेगा और 2% अपना टर्नओवर का पे करते रहेगा ईयरली, ठीक है। वैसे ही रेस्टोरेंट ओनर 5% अपना टर्नओवर ईयरली का पे करते रहेगा। तो ये था कंपोजिट टैक्स। कुछ डाउट है अभी तक का किसी को तो पूछना है, पूछो। 1 घंटा हो गया। नहीं सर, डाउट नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के जाओगे एग्जाम हॉल में मैंने बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। फिर वही रहेगा कि यार बता तो रहा था कोई, लेकिन सुना नहीं, मैं उसको दोबारा सुना तो लेकिन रिवाइज नहीं किया। वो चीज मत करना। जितना भी चीज डिस्कस किया एटलीस्ट उतना तुम्हारे ब्रेन में अच्छे से बैठे रहना चाहिए। 4 फीचर्स पढ़ लिए। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है, ये भी एक कीवर्ड है। ये यही कीवर्ड डाल दिया था एक ऑप्शन में, तीसरा या चौथा ऑप्शन में, ठीक है। नॉट ऑन इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, मैंने ये जो टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पे नहीं लगा रहा है, जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वहां पे लगा रहा है, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड बोला जाता है, ठीक है। जीएसटी में कुछ चीज एग्जेम्प्टेड है।
जो मैं ये जीएसटी का वीडियो जो मैं बना के डाला हूँ यूट्यूब में, उसमें मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा था, और पेट्रोलियम था, अल्कोहल था, और रियल इस्टेट का लैंड और बिल्डिंग पे था। ठीक है, इन पे इसको जीएसटी पे एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इन सब पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। और एनर्जी प्रोडक्ट जैसे मान लो नेचुरल गैस वगैरह, तो उस पर भी एग्जेम्प्टेड है। इन सब चीज को इंक्लूड नहीं किया है जीएसटी में अभी तक। ये चारों पांचों याद रखने वाला चीज है, क्योंकि कुछ ही है, बहुत कम एक्सेप्शन है ना। अगर ये वही 10 15 20 होता तो मैं बोलता एकदम आंख बंद करके छोड़ दो, क्योंकि पढ़ना बहुत है, और यही सब अगर रटने लगे 10 20 नाम तो फिर फंस जाएंगे। लेकिन ये कम नाम है, ये इतना याद किया जा सकता है। और क्वेश्चन एक तो दिखा दूंगा, यहाँ से उठ के आया है डायरेक्ट। ठीक है, फिर ये भी वो वीडियो में जो दिया था, डेमो वीडियो में, ये भी नहीं था। ई वे बिल एक फीचर्स है जो इशू करता है कैरियर, मैंने बिल। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ द गुड्स मोर देन 50,000 देन ई वे बिल इज मैंडेटरी। क्या होता है, जैसे सामान तुम्हारा निकला गोडाउन से, तो तुमको जो गाड़ी गाड़ी में जो बैठा है उसके फोन में रहेगा ई वे बिल। जहाँ कहीं पे भी नाका रहेगा या फिर पोस्ट रहेगा, वहां पे उसको दिखाते जाना है कि मेरे ट्रक में ये सामान है, इतना क्वांटिटी में है, इतने प्राइस का है, उसका जीएसटी कटा हुआ है, और दिखाते आगे जाना है। ठीक है, तो ये ई वे बिल फीचर्स इसमें है जीएसटी का। ये में था, ये ई वे बिल कंपलसरीली अगर 50,000 से ज्यादा का ये है तो आपको मैंडेटरीली पे करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना फीचर्स है, एक एक फीचर्स याद रखना है जीएसटी का। ये तब तक रिलेवेंट रहेगा जब तक जीएसटी एग्जिस्ट कर रहा है इंडियन टैक्स सिस्टम में। ठीक है, जीएसटी को वन ऑफ द मैंने बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस के लेवल पे कितना इंपॉर्टेंस देना है, मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट देना है। अब और क्या बोला कि जीएसटी काउंसिल बनाएंगे, जीएसटी नेटवर्क एक रहेगा, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी रहेगा जो चेक करेगा कि अगर हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि वो आगे बढ़ा ही नहीं रहा है, वो अपना मनमाना दाम को कम ही कर ही नहीं रहा है, आगे वैसे ही भेज रहा है सामान को। तो इससे क्या होगा, जनता को सामान महंगा मिलेगा। तो ये सब चीज चेक करने के लिए कौन, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी रहेगा। गवर्नमेंट जब उसको स्लैब को चेंज किया, 18% से 12% पे किया, तो चेक कर रहा है ये बॉडी कि हाँ मैंने सामान उस चीज में कमा कि नहीं। ठीक है, ये घूम घाम के चेक करते रहेगा सब चीज। ठीक है, फीचर्स फिर से एक बार जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। डुअल टैक्स है, आईजीएसटी जो लगता है वो सेंटर कलेक्ट करेगा, और जब कंज्यूम किया है स्टेट वहां पे वहां उसको देगा। ठीक है, इम्पोज कहाँ पे हो रहा है, अगर इंटर स्टेट है तो जहाँ पे कंज्यूमिंग है वहां पे टैक्स इम्पोज हो रहा है, इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड बोला जाता है। इनपुट क्रेडिट टैक्स कीवर्ड बताया कि मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर पे दिया जाता है, इसको पैसा रिटर्न किया जाता है जो भी वो एक्स्ट्रा डबल टैक्स पे किया रहता है अगर कहीं पे। तो कंपोजिट टैक्स बताया, किसी के पास भी अगर 1.5 करोड़ से कम का धंधा है और वो चूज कर सकता है अपने से कि वो जीएसटी पे करे या कंपोजिट टैक्स के थ्रू अपना मन ईयरली कोई टर्नओवर का परसेंट चूज करे। ठीक है, कंपोजिट टैक्स जीएसटी का, ये कंपोजिट टैक्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग में जीएसटी से फॉलो रिलेटेड है, याद रखना। डेस्टिनेशन टैक्स बता दिया। एग्जाम्पशन में बोला पेट्रोलियम, अल्कोहल, रियल इस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं वहाँ पे पुराने वाले वीडियो में नहीं रखा था, मैं ये यहाँ पे है डाला हूँ, मेरे को दिखा, ये डालना चाहिए था। ई वे बिल फिर ये तीन बॉडी सब जीएसटी का फीचर्स है। इंपोर्टर चार्ज कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी, अगर सामान इंपोर्ट हो रहा है तो चार्ज कस्टम ड्यूटी और प्लस आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है तो विल पे जीएसटी बट गेट फुल्ली रिफंडेड। क्यों फुल्ली रिफंडेड, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा कॉम्पिटिटिव रहे, तो जीएसटी तो पे करेगा एक्सपोर्ट जब होने जाएगा सामान। ठीक है, लेकिन उसको फुल्ली रिफंड कर दिया जाएगा। और इम्पोर्ट अगर सामान होता है तो कस्टम ड्यूटी के साथ साथ उस पर आईजीएसटी भी लगेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फीचर्स खत्म। अब कुछ क्वेश्चन ये दोनों ओसीएस का ही है, पहले ये वाला देख लो जो एग्जाम्पशन वाला बताया था ना, विच सर ऑफ द वो फॉलोइंग। इम्पोर्टर का थोड़ा रिपीट कर देंगे सर। इंपोर्टर का बोला कि सामान जैसे इंडिया में एंटर किया तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि उस पर कस्टम ड्यूटी तो लगाएगा ही, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी बताया हूँ, प्लस आईजीएसटी भी लगाएगा। ठीक है, आईजीएसटी भी लगाएगा। एक्सपोर्टर वाले में क्या है कि टैक्स ले लिया, जीएसटी ले लिया है, जो प्रोडक्ट जहाँ से मैन्युफैक्चर होके आया है
और एक्सपोर्ट होने जिस पोर्ट पे गया है वहां पे जीएसटी ले लिया है, लेकिन उसको बाद में फुल्ली रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इनडायरेक्टली इनपुट क्रेडिट टैक्स समझ लो, कि बाद में फुल्ली रिफंड कर दिया जाएगा उसको जो भी उस पर जीएसटी लगा है। ठीक है, सिंपल है, ये फीचर्स है जीएसटी का, बस इतना याद रखो। आईजीएसटी सर। लगता है इंपोर्टेड गुड्स पे, सीजीएसटी या एसजीएसटी बोल देगा तो फंसना मत, आईजीएसटी लगता है। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, ये इतना में मत फंसना बस, इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी लिखा हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन देख लो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डजंट कम्स अंडर जीएसटी इन इंडिया। ये शायद 2022 का क्वेश्चन है। सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हाँ इजी था, वही बोला। 4 है 5 है तो वो नाम पूछेगा ही, वो ऑब्वियसली पूछेगा। और कौन सा हो गया जिसपे एग्जेम्प्टेड है? इलेक्ट्रिसिटी, और हो गया अल्कोहल। सर नेचुरल गैस। हाँ वही पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्रोडक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, और क्या था? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट याद रखना, कम है वहां पे याद करेंगे। 15-20 होगा उसको याद नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक एक फीचर्स अगर समझे हो तो मेरे को लगता है कि तुम लोग अभी सॉल्व कर लोगे। करो। सर ऑल होगा। क्या? ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द अबव। हाँ, जीएसटी इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ कंकरेंसी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वेयर एवरी ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट जीएसटी। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ो। ठीक है, तब तक मैं ये दोनों देख लेता हूँ। जीएसटी रिप्लेस्ड ए प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बाय ए कंजप्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। माने प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम से कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, ये तो सही है। ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम की जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वहां पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो चेंज किया है, ये तो सही है। इट ब्रिंग्स सॉरी इट ब्रिंग्स डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग फॉर विच द पुअरर एंड कंज्यूमिंग स्टेट्स आर बेनिफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ मोर एफ्लुएंट एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन। ये भी सही है, बताया। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और जो आईजीएसटी है वो किसको मिल रहा है? वो कंज्यूमिंग स्टेट को मिल रहा है, तो ये भी लाइन सही है। ये वाला में क्यों डाउटफुल है बताओ? हम्म? सर यहाँ पे आईजीएसटी की बात नहीं किया गया इसीलिए हाँ, सर। ये बस बात कर रहा है इंट्रा स्टेट का, मानी स्टेट के दो, एक स्टेट के अंदर का ही चीज को कह रहा है। तो ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये तो पहला लाइन स्टेटमेंट ठीक है। वेयर एवरी ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट जीएसटी। सारा ट्रांजेक्शन क्या माने सीजीएसटी और एसजीएसटी ये करता है क्या? नहीं ना, आईजीएसटी भी है जहाँ पे इंटर स्टेट वाले में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैं गलत मान रहा हूँ। ठीक है, मैं गलत मान रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको बताया कि जो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि एक है विद इन स्टेट में अगर रहेगा तो वहाँ पे सीजीएसटी, जो भी ट्रांजेक्शन होगा प्रोडक्शन का, तो वहाँ पे ये दोनों टैक्स लगेगा। ऑल बोला है तो ऑल तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये छूट रहा है। अगर ये भी रहता, आईजीएसटी भी लिख देता तो ठीक है। अक्रॉस द स्टेट में ये वाला टैक्स वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जीएसटी इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ कंकरेंसी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, पहला स्टेटमेंट ठीक। वेयर एवरी ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट्स, सारा ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट जीएसटी। जरूरी है क्या इसलिए? हाँ, बताया ना, जहाँ पे दो स्टेट का बीच में आ रहा है तो वहाँ पे ये दोनों टैक्स नहीं ले रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं ले रहा है, वहाँ पे आईजीएसटी ले रहा है। तो कैसे हो जाएगा ऑल ट्रांजेक्शन एवरी ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट्स? ठीक है, आंसर की आएगा अभी कुछ दिन में आ ही जाएगा, देख लेना एक बार। ठीक है, लेकिन जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही कह रहा है, जो मैंने बता रहा हूँ तुम लोग को, कि दो जगह का टैक्स टैक्स लग रहा है, सीजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, जब ट्रेड स्टेट के अंदर हो, और जब दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है तो वहां पे आईजीएसटी लग रहा है। तो ये ऑल जो एवरी ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, नॉट नेसेसरीली। ठीक है, नॉट नेसेसरीली।
उस कॉन्सेप्ट से ये 1 गलत है, तो 2 3 होगा आंसर। ठीक है, अब इनहेरिटेंस टैक्स खत्म हो चुका है। हल्का सा बेसिक आइडिया रखो कि जो आते रहता है, पिताजी का दादा का संपत्ति जो आते रहता है उस पर टैक्स लगता था, 1959 में लाया गया, फिर 1985 में हटा दिया गया इसको। एबोलिश हो चुका है इनहेरिटेंस टैक्स, इंडिया में नहीं है। ये बात चला था एक बार, जो अपने अरुण जेटली थे, वो बोल रहे थे कि फॉरेन में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर मनी इनहेरिटेंस टैक्स का अगर कोई उसका वारिस नहीं है तो वो गवर्नमेंट को चले जाता है बाय डिफॉल्ट। ऐसा मैंने कह रहे थे कि इंडिया में भी लाना पड़ेगा कुछ, अगर इनहेरिटेंस टैक्स को ही मॉडिफाई करने के लिए कह रहे थे वो। वेल्थ एंड गिफ्ट टैक्स ये भी एबोलिश हो चुका है, ये दोनों भी एबोलिश हो चुका है। ठीक है, गिफ्ट मोर देन 50,000 टैक्स अंडर इनकम टैक्स। अगर कोई गिफ्ट 50,000 से ज्यादा का मिल रहा है तो उस पर लगेगा टैक्स, लेकिन वो इनकम टैक्स के थ्रू से लगता है कोई। ठीक है, ऐसा कोई गिफ्ट टैक्स अभी नहीं है, वेल्थ टैक्स अभी नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड आएगा, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ठीक है, फट से दिमाग को रिकॉल करना और बोलना कि ये सब एबोलिश हो चुका है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ये सब कलेक्ट ही नहीं कर रहा है। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स का मतलब क्या है? इम्पोज्ड ऑन अनलिस्टेड स्टार्टअप, जो स्टार्टअप लिस्ट नहीं किया हुआ हो, ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय देम, जो उनके द्वारा कैपिटल रेज किया होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एंजल टैक्स। किससे अपना माने कोई भी स्टार्टअप है वो पैसा उठाया, अनलिस्टेड पैसा उठाया, ठीक है, कैपिटल रेज किया, किससे किससे लिया? अपना एंजल इन्वेस्टर से। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? या तो दोस्त हो सकते हैं, या तो जान पहचान के हो सकते हैं कोई। ठीक है, या तो तुम्हारे आइडिया से बहुत इम्प्रेस थे और वो उसके बाद वो इन्वेस्ट किए तुम्हारे ये पे। ठीक है, तो वो कोई भी एंजल एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है। तो वो सब अगर तुमको इन्वेस्ट मिला है तुम्हारा, ठीक है, अब इस टैक्स को क्या किया है बजट में, मैं पहले भी बताया कि इक्विलाइजेशन लेवी और एंजल टैक्स दोनों को विड्रू किया गया है इस साल। याद रखना, दोनों को विड्रू कर लिया गया है इन 2024 बजट। इट हैज बीन विड्रू बाय गवर्नमेंट। ठीक है, टोबियन टैक्स, टोबियन टैक्स क्या होता है? अब कीवर्ड है, बस ये कीवर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग कि एटलीस्ट मैंने आइडिया हो कि हाँ इतना टाइप का टैक्स है। इंडिया ये नहीं लगाता है, क्यों नहीं लगाता है वो जान लो। ऑन ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, कि पैसा जो आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, उस पर टैक्स लगाता है। ठीक है, अगर ये इंडिया करेगा, ठीक है ना, कोई भी पैसा लेके आया उस पर टैक्स लगाया, कोई भी पैसा लेके जा रहा है उस पर टैक्स लगाएगा, तो इससे क्या होगा? कैपिटल इन्फ्लो इंडिया का कम जाएगा। ठीक है, तो इंडिया तो चाहता है ना कि कैपिटल मैंने इन्वेस्ट हो ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए इंडिया ये टोबिन टैक्स नहीं लगाता है। ठीक है, याद रखना, टोबिन टैक्स इंडिया नहीं लगाता है। ये किस पे लगता है टोबिन टैक्स? ऑन ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, कोई भी फॉरेन से पैसा आ रहा है या जा रहा है छोड़ के, तो उस पर टोबिन टैक्स लगता है। सॉरी रिपीट है ये, इंडिया डजेंट प्रीफर, इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन पिगोवियन टैक्स उसी टाइप का टैक्स है। जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स देखे ना, उसी टाइप का समझना है इसको। क्या है ये? इम्पोज्ड ऑन ट्रांजेक्शन दैट हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जिसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो एनवायरमेंट पे या पॉपुलेशन पे, तब लगाया जाता है ये। जैसे कोल टैक्स, कोल टैक्स कभी 2011 में शायद लगा था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, कोल टैक्स लगा था, नहीं बात चल रहा था, बात चला था कोल टैक्स का। ठीक है, एडिटोरियल वगैरह में कहीं देखा हूँ कि मैंने इंडियन गवर्नमेंट भी कभी पिगोवियन टैक्स टाइप का कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को जो प्रमोट करता हो वैसे चीज पे टैक्स लगाया जाए ताकि उसको डिस्करेज किया जा सके। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब ही है इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट और पॉपुलेशन। कोई किसी तरह नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा हो एनवायरमेंट पे या पॉपुलेशन पे, ठीक है, तो उस पर लगाया जाता है पिगोवियन टैक्स। ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स उसी टाइप का हो गया, कार्बन एडजस्टमेंट बॉर्डर टैक्स उसी टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि ये कार्बन को कम करने के लिए बनाया जा रहा है और जान रहा है कि कार्बन का नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। ठीक है, तो ये लगाया जा रहा है, वो लगा रहा है, लेकिन किस मकसद से लगा रहा है उसका मकसद, ऑब्जेक्टिव अलग है यू का।
ठीक है, याद रखना। पिगोवियन टैक्स, टोबियन टैक्स, एंजल टैक्स, ये तीनों टैक्स अब नहीं रहा, ये चीज याद रखना। कभी भी आंसर में घुस के आ गया चुपके से, इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज करता है क्या वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, काट देना, ठीक है। हाँ, अगर जैसे गिफ्ट टैक्स का अगर कुछ लेना देना है तो इनकम टैक्स के थ्रू से वो ले लेता है पैसा। अगर तुमको गिफ्ट मिल गया है 50,000 का, 50 से ज्यादा का, तो वो इनकम टैक्स के थ्रू से उस पर चार्ज कर देगा। जो फैमिली मेंबर का नहीं है और कोई गिफ्ट किया है तुम्हें, उस पर चार्ज कर देगा। ये कर्व, कुछ 3-4 कर्व है। लॉरेंज कर्व उस दिन पढ़े पॉवर्टी वाले चैप्टर में, इनइक्वलिटी वाले चैप्टर में, लॉरेंज कर्व। तो वहां पे कर्व में क्या था, ठीक है, वहां पे था तुम्हारा पॉपुलेशन और इनकम, ठीक, आईपी ग्राफ बोला था मैं। तो वहां पे ऐसे था ये, ठीक है, आईपी ग्राफ। लॉरेंज कर्व क्या बता रहा था, लॉरेंज कर्व ये इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी बता रहा था। वैसे ही लफार कर्व क्या बताता है, लफार कर्व बताता है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट में ये रिलेशन है उसका, ठीक है। अगर अगर मान लो कि टैक्स रेट कम है, ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ते रहेगा। एक पॉइंट पे जाने के बाद टैक्स रेट अगर उससे ज्यादा बढ़ा तो ऑटोमेटिक टैक्स रेट, लफार कहता है, लफार जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि अगर एक एक पॉइंट के बाद वो चीज घटने लगेगा। अगर उस पॉइंट से ज्यादा अगर क्रॉस कर दिए टैक्स, तो उसके बाद से तुम्हारा टैक्स कमने लगेगा, ठीक है। तुम टैक्स रेट बढ़ाते रहो और तुम्हारा रेवेन्यू घटते जाएगा, ठीक है, घटते जा रहा है ना। तो वो ये लफार कर्व कहता है, ठीक है। लफार कर्व क्या कह रहा है कि सर्टन अमाउंट ऑफ मैंने टैक्स रेट सही है, उससे क्या होगा कि तुम ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाओगे टैक्स कलेक्शन में। लेकिन अगर वो तुम ऑप्टिमम ये क्रॉस कर दिए, ठीक है, अगर उससे भी ज्यादा रेट तुम बढ़ा दिए, तुमको क्या हो सकता, देखने को मिल सकता है ड्रास्टिक डिक्लाइन इन टैक्स रेवेन्यू, ठीक। अब टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, परसेंट परसेंट चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में कितना परसेंट चेंज हो रहा है इन रेस्पॉन्स टू टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट हम चेंज कर रहे हैं तो टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है वो टैक्स इलास्टिसिटी बताता है, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है दोनों, इसीलिए आसपास लिख दिया हूँ, याद रखना। टैक्स इलास्टिसिटी क्या बताता है कि टैक्स रेट अगर मैं चेंज किया तो टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आया, ठीक है। टैक्स रेट अगर मैं चेंज किया तो टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आया। अब टैक्स बॉयंसी थोड़ा सा डिफरेंस है इससे। क्या बोलता है ये, चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, यहाँ पे भी टैक्स रेवेन्यू का ही बात कर रहा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, टैक्स रेट के कंपैरिजन में नहीं, जीडीपी ग्रोथ, नेशनल इनकम। कह रहा है कि अगर जीडीपी ग्रोथ हुआ तो उसकी वजह से कितना टैक्स रेवेन्यू में चेंजेस आया, वो टैक्स बोयंसी बताता है, ठीक है। ये सब रटने वाला है, मेमोराइज करने वाला है, जैसे भी मेमोराइज कर लेना, ठीक है। टैक्स अभी तक जितना भी तुम सुने हो पेपर में, न्यूज पेपर में, टेस्ट सीरीज में, ठीक है, उतना सब चीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक। कुछ डाउट है अभी तक तो पूछो, कोई एग्जांपल देना है किसी टॉपिक पे, कोई डेफिनेशन पे तो पूछो। नहीं सर, डाउट नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि टैक्स टैक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फिर टैक्स इवेजन कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इंडिया में मैंने कैसे टैक्स चोरी कर लेता है सब चुपके से, ठीक है। एक मान लो कि एक कंपनी है, ये ट्रम्पेट इंटरप्राइज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल दे दे रहा हूँ। ये भी इससे भी हो सकता है एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई कोई सब्सिडरी है ट्रम्प इन इंडिया में खुला हुआ है, ठीक है। ये इंडिया में सामान बना रहा है, प्रॉफिट कर रहा है और बेच रहा है, उस पर प्रॉफिट पे गवर्नमेंट इसका टैक्स लगा रहा है, कॉर्पोरेट ये पे, ठीक, टैक्स लगा रहा है गवर्नमेंट। तो ये जो भी अपना इसका रॉ मटेरियल नट बोल्ट है वो किससे ले रहा है, टाटा मोटर से लेके बना रहा है। टाटा मोटर क्या कर रहा है, इसको सामान जो भी दे रहा है वो सब टैक्स वैक्स लगा के जोड़ जाड़ के ये अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट इस पे लगा रहा है। लेकिन अब क्या कर रहा है ये टैक्स से बचने के लिए, ये क्या कर रहा है ट्रम्पिन, इसका पेरेंट कंपनी यूएस में है। तो अब ये क्या कर रहा है, सामान टीसीएस से नहीं लेगा, ये टाटा मोटर से नहीं लेगा, ये क्या करेगा, ये
अब यूएस से अपना सामान मंगवाएगा, ठीक है, और हाइक्ड प्राइस में, हाइक्ड प्राइस में सामान मंगवाएगा, यहाँ पे असेंबल करेगा, यहाँ पे जोड़ देगा, ठीक है, जोड़ेगा, और जो बिल बनाएगा यहाँ पे सामान का बहुत भारी बनाएगा। नॉर्मली उसको वहां पे अगर बना के लगा के बेचता तो बहुत कम दाम पड़ता है, जो कि इसका सब्सिडरी है इसी का, तो इसको ज्यादा दाम में बेचेगा, बिल दिखाएगा ज्यादा दाम में, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाना है, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखाएगा, और तो इसका ऑटोमेटिक प्रॉफिट कम जाएगा। प्रॉफिट कम गया तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा उसमें इसको कम देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, और दोनों सेम कंपनी है, एक पेरेंट है एक सब्सिडरी है, ठीक। तो तो क्या हो रहा है कि अभी पहले ट्रम्प इन क्या कर रहा था कि लोकल यहाँ से सामान ले ले रहा था, मोटर वगैरह, और यहाँ फिट कर रहा था और गाड़ी यहाँ बना के रेडी कर दे रहा था, ठीक। तो इस पे जो प्रॉफिट हुआ, इसको मार्जिन, इसका प्रॉफिट ज्यादा था तो गवर्नमेंट इसे ज्यादा टैक्स लगाया। तो अब ये मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम दिखाने के चक्कर में क्या किया, ये अपना जो स्पेयर पार्ट्स था गाड़ी का, कार का, वो बोला कि मैं अपना पेरेंट कंपनी से मंगाया, वो मुझे महंगे में सामान दिया, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट कम गया। अब इस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को, कि टैक्स लगाओ, मेरा प्रॉफिट कम गया। तो गवर्नमेंट भी देख रहा है कि हाँ यार इसका प्रॉफिट कम है, तो गवर्नमेंट से टैक्स छुपा लिया ये, और यहाँ पे जो जहाँ से ये सामान भेजा था वहाँ पे टैक्स रिलैक्स है, टैक्स में कुछ कंसेशन होगा बोल के यहाँ पे इसको टैक्स नहीं भरना पड़ा। तो अल्टीमेटली ये जो ट्रम्प कंपनी था, ट्रम्पेट एंटरप्राइज, ये सक्सेस हो गया इन्वेड करने में, टैक्स इवेजन करने में। कहाँ से इन्वेड कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट का पैसा ये सक्सेसफुली टैक्स चुरा लिया। कैसे चुरा लिया, ये अपना ही सामान को महंगे प्राइस में बेचा और यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखाया, ठीक है। तो ये इतना चीज घटा, तो अब उसके लिए दो कॉन्सेप्ट निकल के आया। आर्म लेंथ प्राइसिंग, प्राइसेस डिसाइडेड बिटवीन अनरिलेटेड कंपनीज। फेयर मार्केट मतलब जो ये सामान खरीद रहा है, तो टाटा मोटर से खरीद रहा है, टाटा मोटर अपना कॉम्पिटिटिव प्राइस देख के जो भी लग रहा है कि हाँ ये मेरे, अगर मैं इसको कम दाम में नहीं दिया तो इसको कोई और कंपनी है, ठीक है, टेस्ला मोटर्स, वो दे देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कॉम्पिटिटिव, तो ये दोनों जो सामान लेन देन किए उसको बोलेंगे आर्म लेंथ प्राइसिंग, मतलब फेयर मार्केट, नॉर्मल मार्केट प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या था, ट्रांसफर प्राइसिंग था कि प्राइस बिटवीन रिलेटेड कंपनीज। अब ये दोनों कंपनी रिलेटेड थे, अब ये दोनों खुद से सामान एक्सचेंज किए, अपना स्पेयर पार्ट्स, इसका पेरेंट कंपनी से ही स्पेयर पार्ट्स लिया और दाम बढ़ा के ले लिया, ठीक है। तो ये जो इवेजन हुआ, ये ट्रांसफर प्राइसिंग इवेजन हुआ ये, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग इवेजन हुआ। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या चॉइस था, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तो गवर्नमेंट बोला कि एक काम करते हैं, एडवांस एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं, एपीए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। पहले ही से गवर्नमेंट क्या करेगा, इससे बचने के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो झोल से बचने के लिए, ये क्योंकि ये टैक्स इवेजन कर रहा है ना, तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा कि पहले ही से इस कंपनी से साइन कर लेगा कि जो तुम्हारा सामान रहेगा वो फेयर प्राइस, फेयर मार्केट प्राइस में रहेगा, ठीक है। तुम अगर तुम्हारा एक लोकल डोमेस्टिक मार्केट से जो तुम सामान उठा रहे हो, अगर उसके फेयर कॉम्पिटिटिव में नहीं रहेगा, तुमको सामान उसी, तुमको जो सामान मंगवा भी रहे हो बाहर से अपने पेरेंट कंपनी से, वो तुमको लोकल डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से जो प्राइस रहेगा उसी प्राइस में तुमको ये करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। उसको क्या बोले हम लोग, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। यहाँ पे नहीं लिखा हूँ कहीं पे, एक जगह लिख दे रहा हूँ, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये गवर्नमेंट सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, ये गवर्नमेंट सॉल्यूशन निकाला कि पहले से एग्रीमेंट कर लिए रहेंगे, जो भी कंपनी बना रहा है सामान, उसको अपना क्या क्या सामान है नहीं है, वो अपना प्राइस बता दिए रहेगा पहले से, ठीक है, और वो प्राइस डोमेस्टिक मार्केट के अराउंड में ही, आसपास ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि टैक्स इवेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर प्राइसिंग तुमको पता चला, आर्म लेंथ प्राइसिंग क्या है वो पता चला। ये दोनों कीवर्ड याद रखना, ठीक है, दोनों कीवर्ड याद रखना। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम चाह रहा है जहाँ पे जो बेस इरोजन हो रहा है, प्रॉफिट शिफ्ट जो हो जा रहा है इंडिया से कहीं और बाहर चले जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए सारे कंट्री कुछ एक स्ट्रेटेजी लेके आए कि हाँ ऐसा ऐसा करते हैं, तो इससे क्या होगा कि सबको फायदा होगा। एक एग्रीमेंट करेंगे, कुछ करेंगे ऐसा जिससे हमारा जो बेस इरोजन हो रहा है, जो प्रॉफिट शिफ्टिंग हो जा रहा है टैक्स हेवन कंट्रीज में जाके, क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे कंट्रीज का ना टैक्स रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो
कंट्री कुछ 108 कंट्री साथ में आए और वही बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पैकेज कुछ कुछ मैंने ये रेगुलेट किए और बनाए क्या कि हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। ये जो 8 कंट्री रहेंगे ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाले को रोकने के लिए बताया कि हम लोग हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे फॉलो, राउंड ट्रिपिंग होने नहीं देंगे, ट्रीटी शॉपिंग क्या है सब बताऊंगा, राउंड ट्रिपिंग, ट्रीटी शॉपिंग, ठीक है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग ऑफ एमएनसीज इनकम, ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो ये लोग बोले कि हम लोग इस कुछ ये पैरामीटर पे हम लोग काम करेंगे, याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बीपीएस पैकेज भी नहीं, 108 मेंबर है वो भी नहीं, कि क्या ये लोग बात किए वो भी नहीं, ठीक है, कुछ भी याद रखना क्योंकि ये सब कुछ कभी ठोस हुआ ही नहीं, कभी ये सब बाइंडिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि कंट्री 1 to 1 डील करता है। अगर इंडिया को मॉरिशस से कुछ डील करना है तो डायरेक्टली जाके इससे एग्रीमेंट करता है, ये लोग ऐसा ग्रुपिंग में कुछ बना ही नहीं पाए हैं, ठीक है। इसका बेप्स का जो ये है ओईसीडी का कुछ ऐसा चल रहा है, ग्रुपिंग बनाना चाह रहा है उसमें ताकि ऐसे ट्रांसफर नहीं हो पाए टैक्स प्रॉफिट, तो चल रहा है वो अभी, लेकिन कुछ ऐसा ठोस आया नहीं, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक। तो ये अभी हम लोग जितना कुछ भी देख रहे हैं टैक्स इवेड कर रहा है उसका तरीका बता रहा हूँ मैं। तो पहला देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग से टैक्स इवेड कर रहा था, तो गवर्नमेंट क्या सोचा कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लाके इसको काउंटर किया जा सकता है। अब दूसरा देखते हैं और कैसे कैसे टैक्स इवेड कर सकता है, हवाला के थ्रू से। हवाला क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझ लो, हवाला इज ए पैरेलल सिस्टम ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस बता चुका हूँ कि जैसे यूएसए से कमाया आदमी और पैसा भेजा अपने इंडिया बूढ़े माँ बाप को यहाँ पे, तो रिमिटेंस आया, तो ये बैंक चैनल से भेजा, तो बैंक क्या किया यहाँ पे कुछ ज्यादा परसेंट कट कर लिया, बैंक यहाँ पे कुछ ज्यादा परसेंट कट कर लिया और गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स भी काट लिया, तो ले दे के बहुत कम पैसा पहुंचा। यहाँ से अगर 1 लाख भेजा तो इसके पेरेंट्स के पास सिर्फ 70,000 पहुंचा। तो हवाला से क्या करेगा कि यहीं पे वो किसी आदमी को दे देगा 1 लाख रुपया, ठीक है, 1,10,000 रुपया दे देगा, 1,10,000 रुपया, और ये आदमी क्या करेगा अपना सेटिंग के थ्रू से इसके पेरेंट को यहाँ पे 1 लाख रुपया पकड़वा देगा। मतलब 10,000 में वो 10,000 खर्च करके वो 1 लाख अपने पेरेंट्स को पहुंचा दिया। ऐसे नॉर्मली वो अगर लीगल चैनल से वो लोग आते तो उसके पेरेंट्स को सिर्फ 70,000 मिलता, लेकिन इलीगल चैनल से वो 10,000 में ही वो अपने पेरेंट्स तक पैसा पहुंचा दिया, तो उसको बोलेंगे हवाला सिस्टम। तो पैरेलल सिस्टम ऑफ रिमिटेंस विच एक्सिस्ट आउटसाइड द आउटसाइड ऑफ पैरेलल टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से बाहर चल रहा है ये। मनी इज नॉट ट्रांसफर्ड फिजिकली, यहाँ पे जैसे डॉलर था इसके पास हाथ में, तो ये बैंक को देता, ये बैंक बैंक यहाँ पे कुछ कट कर लेता पैसा, फिर वो बैंक वहां जाता, भेज दिया यहाँ इंडियन जो सिचुएटेड बैंक है एसबीआई, उसके पास जाता, वो डॉलर को कन्वर्ट करता रुपीज में, उसके बाद गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाता, टैक्स लगाने के बाद काट के जो भी होता उसका पेरेंट्स जाके फिर पैसा निकालते। लेकिन अभी हवाला सिस्टम में क्या हो रहा है कि यहाँ इसको डॉलर दे दिया और ये अपना जिसको डॉलर दिया जिस आदमी को जो 2 नंबर काम कर रहा है वो आदमी का यहाँ कनेक्शन है, वो यहाँ पे दिल्ली में फोन किया और बोला कि भाई पैसा रिसीव हो गया है 1,10,000 रुपया, मैंने फलाना आदमी को आएगा उसको 1 लाख रुपया दे देना, ठीक है, रुपीज रुपीज में दे देना। ये इसको डॉलर दिया है, कुछ सम डॉलर दिया है विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, तो कुछ डॉलर दिया है इसको, तो ये रिसीव हो गया है इसके पास, एक्स्ट्रा कुछ इसको प्रॉफिट हो गया, कम प्रॉफिट हुआ। बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक और गवर्नमेंट मिलकर ज्यादा ले ले रहे हैं पैसा। तो हवाला सिस्टम का चैनल क्यों यूज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फॉर्मली जाने से ज्यादा पैसा पे करना पड़ जा रहा है, और हवाला के थ्रू से इलीगली पैसा ब्लैक मनी हो जा रहा है वो, और पैसा किसके पास जा रहा है, जो जो भी मीडिएटर है जो बीच से पैसा भेज रहा है वो कम कमीशन में ही पैसा भेज दे रहा है वो, ठीक है। तो ये हो गया हवाला के थ्रू से टैक्स इवेड किया जा रहा है, ठीक है। पहला ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़े, अब हवाला के थ्रू से। और क्या, टैक्स हेवन। टैक्स हेवन मतलब कुछ ऐसा कंट्री है जो मतलब उनके अंदर उनके उस कंट्री के अंडर में इतना कम टैक्स लगता है, इतना कम टैक्स रहता है, जीरो टैक्स, ठीक है, बहुत छोटा कंट्री रहते हैं, लिटरली नो टैक्स वहाँ पे, लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वो लोग ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहता है, सिक्रेसी इन अकाउंट इकोनॉमी एक्टिविटी एंड वेल्थ, वो लोग अपना बैंक मैंने जो भी अपना बैंक है उसके कंट्री में उसके किसके का अकाउंट है उस बैंक में, जैसे सुनते हो ना कि पनामा पेपर लीक्स, ये सब छोटा मोटा जो कंट्री है ये लोग सब टैक्स टैक्स हेवन है। यहाँ के बैंक में ये लोग पैसा जाके फॉरेनर लोग जाके यहाँ पैसा रख देता है अपना, इंडियन अगर सिटीजन हुआ या फिर कोई यूएस सिटीजन हुआ तो पनामा का बैंक में जाएगा और वहाँ पे अपना कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेगा, और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है उतना, ये लोग से अगर यहाँ का यूएस गवर्नमेंट मांगेगा भी तो ये लोग नहीं देगा, पनामा का जो गवर्नमेंट रहेगा, ये लोग क्या होता है उससे टैक्स इवेड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। सुनते हुए कि अपना पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, स्विस बैंक में 2014 से पहले बोले थे कि सबको 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, क्योंकि अगर स्विस बैंक का पैसा आ गया तो स्विस बैंक का खासियत ही यही है
कि अब बहुत ज्यादा ये इसको मैंने ये करना, डिकोड करना इसका, कि कौन इसमें लाके पैसा रखा है, कौन नहीं रखा है, किसी को नहीं पता। ठीक है। और पैसा इसका सेफ रखता है ये बहुत, स्विस बैंक। और कोई भी जाके इसका नाम निकाल नहीं लीक नहीं कर सकता यहाँ पे कि किस आदमी का कि यहाँ पे पैसा है। जिस दिन ये लीक हुआ उस दिन देखना इंडिया का सारा पॉलिटिशियंस वगैरह लोग निपट जाएगा। सबको जाके यहाँ पे पैसा रखा है, स्विस बैंक का खासियत है ये। वैसे ही पनामा पेपर लीक सुनते होगे। ठीक है। तो ये है टैक्स हेवन कंट्रीज, कुछ जिनका फीचर्स है कि छोटे कंट्री रहते हैं, टैक्स नियरली जीरो रहता है उनका। ठीक। क्यों कर रहे हैं वो सब ये, टैक्स जीरो क्यों रखे हैं? उनको बस इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा आया, आदमी टूरिस्ट की तरह घूम के गया, इन्वेस्ट किया, लेके गया, उनको उससे मतलब नहीं कि उनको टैक्स मारने का ये जरूरत भी नहीं है। वो चाह रहे हैं कि बस टूरिस्ट आदमी घूम के आए, एक्सपेंडिचर करे और जाए। ठीक है। वो उसी से वो खुश रहते हैं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उनका बहुत ज्यादा ओपेक रहता है कोई भी प्रोसीजर, और रेगुलेशन वगैरह बहुत ज्यादा लिबरलाइज रहता है। अब जो बोला था वहां पे कि बेप्स का पैकेज जो है उस पर कुछ ठोस काम नहीं हो रहा है, ओईसीडी के अंदर बेप्स एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। बेप्स क्या, वही बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब कि हम लोग को टैक्स का जो इवेजन है उसको रोकना है। जो बेस इरोज हो रहा है टैक्स का, उसको रोकने के लिए हम एक ओईसीडी कंट्री जो है वो लोग आए हैं साथ में। एक सेकंड। साथ में आए हैं और वो लोग डिजिटल फर्म, जो भी डिजिटल फर्म है उनको रेगुलेट करने के लिए कि उन पे टैक्स कौन लगाएगा, कितना लगाएगा, वो सब चीज पे वो लोग बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ ठोस आया नहीं है। बस इसका ओईसीडी का बेप्स जो है उस पे दो पिलर है, पिलर याद रखना, पिलर 1 पिलर 2। किसका है? ओईसीडी का है। क्या है? बेस यूजन प्रॉफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क बनाए हैं ये लोग। पिलर 1 में क्या बोल रहा है? विच कंट्री हैज अ राइट टू टैक्स द फर्स्ट, कि कौन कंट्री, ये जो डिजिटल फर्म है उस पर कौन कंट्री पहला हक है उसको टैक्स करने का। जैसे मान लो यूएस का फेसबुक है। ठीक है। और इंडियन पॉपुलेशन उसको कंज्यूम कर रहा है, तो टैक्स यूएसए मारेगा ज्यादा कि इंडिया मारेगा, कौन मारेगा पहले, वो लोग पिलर 1 में डिसाइड करेंगे। ठीक है। हु विल। और पिलर 2 में कैसे मारेंगे, कैलकुलेट क्या होगा, कितना परसेंट मारेंगे। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में मैं देखा था न्यूज में 15% का बात चल रहा है कि 15% टैक्स मार देंगे। ठीक है। यूएसए खुद बोला था कि 15% सही रहेगा, लेकिन अभी इस पे कंसेंसस नहीं हुआ है। ठीक है। तो पिलर पिलर 1 में बात चल रहा है कि कौन टैक्स मारेगा पहले डिजिटल कंपनी पे, जो भी डिजिटल फर्म है, फेसबुक, गूगल। ठीक है। जो भी ई कॉमर्स कंपनी है उन पे कौन टैक्स मारेगा पहले, पहला पिलर वो बात कर रहा है। दूसरा पिलर कह रहा है कि कैसे करेंगे, जुरिडिक्शन कौन, कैलकुलेट कैसे करेंगे एज पर जुरिडिक्शन, कि कौन कितना परसेंट रखेगा वो कैसे पता चलेगा। तो पिलर 2 में है वो। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा ही सा बचा है वैसे, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट और तुम लोग ले नहीं पाओगे इतना डाटा। बस इतना ही रखो। डबल सर टैक्सेशन। हाँ हाँ। सर वो काउंटर वेलिंग और ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये जो किसमें किसमें? काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी हाँ हाँ, पे। बता रहा हूँ। देखो, एंटी डंपिंग जब हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जांपल दिया, चाइना। चाइना का स्टील जो था उसको एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो था उसका 100 रुपये पड़ रहा था, उसको बनाने में उसको 100 रुपये पड़ रहा था। अगर इंडियन मार्केट में बेचता तो वो 200 में बेचता। लेकिन क्या कर रहा है वो, 80 रुपये में ला के बेच रहा है। ठीक है। और इंडियन इंडियन स्टील का दाम है 200 रुपये। तो कौन खरीदेगा ज्यादा? ये वाला बिकेगा। ठीक है। तो ये तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है वो लोग, जो जितने भी टाटा, ये सब स्टील जो है, टाटा स्टील, जेएस स्टील, तो ये लोग तो सब डूब जाएगा ना। तो गवर्नमेंट देख लिया कि ये 80 मैंने इतना कम दाम में कैसे बेच रहा है, तो समझ गया कि वो लोग का मार्केट में सेचुरेशन आ गया है, और ये मार्केट कैप्चर करने के लिए ये अपना प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम दाम में ला के बेच रहा है ये। तो ये डेलिब्रेट डेलिब्रेट क्या किया ये, डेलिब्रेट जो चाइना कर रहा था कोशिश, उसको काउंटर करने के लिए एंटी डंपिंग लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। काउंटर वेलिंग क्या है? काउंटर वेलिंग जो प्राइस एडवांटेज, जैसे मान लो यूएसए कुछ किया। ठीक है। यूएसए कोई प्रोडक्ट बना रहा है बार बार। ठीक है। और वो चीज इंडिया में भी बन रहा है। अब यूएसए क्या किया, डायरेक्टली छुपा के सब्सिडी दे दिया उस प्रोडक्ट पे। सब्सिडी दे दिया तो उससे क्या हो, इसका प्रोडक्ट सस्ता हो गया, चीप हो गया। चीप हो गया तो इंडिया में आया बिकने। अब इंडिया का सामान वही चीज 200 रुपये का है, और यूएस का सामान वही चीज 150 रुपये का है। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट देखेगा, बोलेगा यार इसको इतना कम कैसे पड़ रहा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट एज्यूम करेगा कि वो सब्सिडी दिया है तभी जाके इतना कम पड़ा है उसको। तो उस केस में गवर्नमेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगा। ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया किस लिए?
ताकि वो जो एडवांटेज ले लिया है यूएसए का प्रोडक्ट, उसको ये करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ताकि 150 रुपये का है तो उस पर लगा दिया मान लो 50 का काउंटर वैल्यू ड्यूटी, तो 200 का हो गया। आप कंपीट करो इंडियन मार्केट में, जिसका क्वालिटी अच्छा होगा 200 का ही वही बिकेगा। समझ गए डिफरेंस? हाँ सर। हाँ हाँ। और कुछ? और नहीं सर कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल पढ़ेंगे वही, इसी का थोड़ा सा एक ही पेज बचा है शायद, एक ही 2 पेज बचा है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कल ही बताऊंगा। वही राउंड ट्रिपिंग, ट्रिटी शॉपिंग, ठीक है, यही सब है। और इम्पोर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये सब मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के टाइम में एक एक ऑप्शन में दे देगा राउंड ट्रिपिंग ये है, ट्रिटी शॉपिंग ये है क्या, ठीक है, और क्या, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है इंडिया मॉरिशस के साथ साइन किया है, ठीक है। तो यही सब छोटे छोटे कीवर्ड है, 3 कल कल देख लेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा जी इकोनॉमिक्स का अभी तक पूछ लेना, ठीक है। पढ़ो, रिवाइज करो, और वही बोल रहा हूँ बार बार कि सेक्शनल टेस्ट दोगे इकोनॉमिक्स का, तब जाके डाउट निकलेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो गलती करोगे वो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। डाउट निकलेगा उसके जी बाद देखो, रिवाइज करो, और उसका डाउट निकलता है तो क्लास में पूछो। जी सर। चलो ठीक है, चलो, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। 1 3 से